तो अब हम शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो, हमने जब शुरुआत की थी किसकी, क्लाइमेट चेंज पढ़ने की, तो सबसे पहले हमने क्या बोलता कि 3 कन्वेंशंस आई थी, जिसमें से 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 2 हमारी इनमें से कौन-कौन सी आ गई? एक हमारी आ गई बिल्कुल UNFCCC, और हमारी दूसरी कौन सी होगी? CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। हाँ, बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात है, ठीक है? तो चलिए करते हैं शुरू फिर। देखो, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? ऑल्सो नोन एज इनफॉर्मली एज बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, और ये लीगली बाइंडिंग है। यूएनएफ ट्रिपल से लीगली बाइंडिंग था? नहीं था। यूएनएफ ट्रिपल से लीगली बाइंडिंग था, लेकिन इसके अंडर जो क्योटो प्रोटोकॉल आता था वो लीगली बाइंडिंग था। पेरिस एग्रीमेंट में जो हमने बोला था कि इंटेंडेड नेशनली डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, दोनों वो भी लीगली बाइंडिंग वो भी। ये डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, उसकी बात की गई थी कि इन्होंने बोला था कि जैसे वो यूएनएफ ट्रिपल से किसके बारे में था कि हमने ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, और ये किसके रिलेटेड है? बायोडाइवर्सिटी को बचाने के रिलेटेड है, उसके रिलेटेड सब कुछ आया है। अब यूएनएफ ट्रिपल सी कब इन्फोर्स हुआ था? बात सबकी चली थी 1992 में, इसकी भी चली थी, यूएनसीसीडी की भी चली थी, और यूएनएफ ट्रिपल सी की भी चली थी। और यूएनएफ ट्रिपल सी कब हो गया था इन्फोर्स में? कब आया था? 1994 में। और ये कितने में आ गया? 1993 में। अगर एक सिंपल सा तरीके से अगर आपको याद रखना ना कि कौन 94 में आया था, कौन 93 में आया था, तो इतना याद रख लेना कि इसके कितने वर्ड हैं? 3 है, ठीक है? और यहाँ पे अगर यूएन को छोड़ दिया जाए, इसके कितने? 4 है। जो 4 में, वो फोर्स में 94 में आया, और जिसके आगे 3 है तो वो कहाँ पे आया? 93 में आया। आज यूनाइटेड नेशन मेंबर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। देख, ये सबसे खतरनाक पॉइंट आ जाता है। वो पूछेंगे कि यूनाइटेड स्टेट एक मेंबर है किसका? कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, और आप बोलोगे ऑफ कोर्स, क्योंकि कौन सोच सकता है कि यूनाइटेड नेशन इसका मेंबर नहीं होगा, ठीक है? बट यूनाइटेड नेशन पूरे के पूरे सबको छोड़ के वो इसका मेंबर नहीं है, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का मेंबर नहीं है, ठीक है? जस्ट जस्ट ठीक है, अब बात चीजें क्या, द मीटिंग्स ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन नोन एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इनको भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है, और उनको भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है किसको? जो रेफ ट्रिपल सी में आई थी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। वो एवरी ईयर होती थी, और ये हर 2 साल बाद होती है, ठीक है? वो हर 2 साल बाद होती है। चलो, इट हैज़ 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट। देखो, अब इसी के अंडर ना जो हमारे सीबीडी है, उसी के अंडर हमारे 2 एग्रीमेंट भी आते हैं। एक आता है कार्टिजिना प्रोटोकॉल, और दूसरा आता है नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है? इसके बारे हम अलग से पढ़ेंगे, कार्टिजिना प्रोटोकॉल के अंडर क्या क्या आता है, नगोया के प्रोटोकॉल के अंडर क्या क्या आता है। बट हमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको इतना डेप्थ में पूछा नहीं जाएगा। बस आपको सिंपल से पहले बात का याद रखनी है कि सीबीडी के अंदर, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंडर आता है क्या? कार्टिजिना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया? जो कार्टिजिना प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल है, इन्होंने आगे कुछ ना कुछ टारगेट्स दिए होंगे, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज कर सकते हैं किसको? बायोडाइवर्सिटी का। द फर्स्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू प्लेस इन, रमन 2 मिनट काम करते, म्यूट कर दे अपना, मेरे को थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। द फर्स्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू प्लेस इन फरवरी 1999, कार्टिजिना में। अब ये कार्टिजिना एक जगह का नाम है जो कि कोलंबिया में है, तभी इसका नाम क्या रख दिया गया? कार्टिजिना प्रोटोकॉल। और जो नगोया प्रोटोकॉल है, नगोया कहाँ पे जगह है? हमारे जापान में है, तभी उसका नाम नगोया रख दिया गया। सिंपल सी जहाँ पे जगह है उनका नाम कभी कभी उन्हीं प्रोटोकॉल से रख दिया जाता है। अ सीरीज ऑफ मीटिंग लीड टू द अडॉप्शन ऑफ कार्टिजिना प्रोटोकॉल। पर सब अब बात आती है कार्टिजिना प्रोटोकॉल है क्या? कार्टिजिना प्रोटोकॉल है कि कभी भी हम क्या करते हैं, कोई लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? बायोटेक्नोलॉजी का अगर बारे में आपने सुना होगा, तो कभी कभी वो क्या करते हैं कि चेंज करते हैं, उसमें चेंज लाते हैं, किसी के डीएनए के में चेंज लाते हैं, किसी के न्यूक्लियस में चेंज लाते हैं। जो क्या किया जाता है, कैस्पर 9 एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसे हम कैस 9 भी कहते हैं। ये बेसिकली एक सीजर होती है जो क्या करती है, प्रोटीन को काटती है। आपको इतना इन डेप्थ में नहीं जाना, बस मैं आपको बता रहा हूँ क्या, कि एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, चेंज लाते हैं।
जैसे हम हाइब्रिड बनाते हैं, हाइब्रिड में लाने के लिए हम चेंज करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ उसके फंडामेंटल जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसमें हम चेंज लाते हैं। तो इन्होंने कहा क्या है कि जब आप क्या करते हो उस फंडामेंटल स्ट्रक्चर में उसके कुछ ना कुछ चेंज लाते हो, तो अब अब ऑब्वियस सी बात है कि वो नेचुरल तो है नहीं है, वो इंसान क्या कर रहा है उसमें इंटरफेयर कर रहा है, तो हो सकता है कि उसका इन्वायरमेंट काफ़ी ड्रास्टिक इफेक्ट है, काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो तभी कार्टेजिना प्रोटोकॉल क्या करता है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल करता है कि आपको क्या करना पड़ेगा जब भी आप किसी को लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर रहे हो, ठीक है, उसमें जीन में उसके जेनेटिक्स में चेंज ला रहे हो, अगर आप कोई प्लांट है उसको चेंज ला रहे हो कि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जाए, उसको ड्राउट रेजिस्टेंस बनाया जाए, उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया जाए, उसके लिए आप क्या करते हो उसमें चेंज लाते हो, पर उस चेंज का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट किसी के ऊपर इन्वायरमेंट के ऊपर है या नहीं है, ये उसके लिए बात करता है क्या कि आपको जब भी अगर ऐसे कोई टेक्नोलॉजी क्या करनी है, ऐसे कोई क्रॉप अगर आपको ट्रांस बाउंड्री भेजनी है, किसी एक देश से दूसरे देश में भेजना है, तो आपको कौन कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, आपको क्या देखना पड़ेगा, कौन कौन से आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे, इस कार्टेजिना प्रोटोकॉल में उसकी बात की गई है। और नगोया प्रोटोकॉल में क्या बात की गई है, नगोया प्रोटोकॉल में बात की गई है कि आप क्या करते हो, आप सिंपल सी बात है, वो एक बात बोलते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, बेनिफिट शेयर करना पड़ेगा आपको। बेनिफिट शेयर क्या होता है कि सपोज हम क्या करते हैं, कोई भी एक अमेरिकन कंट्री आती है इंडिया में, इंडिया में आती है, इंडिया के वो किसी ट्राइबल एरिया में जाती है, जब किसी ऐसी जगह जाती है जहाँ पर वो रिसर्च कर रही है, रिसर्च करते करते वो उनको एक ट्रेडिशनल नॉलेज मिलती है इंडिया से, जो आसाम में रहते हैं, जो मेघालय में रहते हैं, वहाँ पे उनको कोई एक मिलती है, एक ट्राइब मिलता है जो बोलता है कि अगर आप ये हर्ब्स यूज़ करोगे तो आपको क्या होगा, आप इन इन दवाइयों का सॉरी आपको आपके हेयर ग्रो होने शुरू हो जाएंगे, अगर आप ये दवाई यूज़ करोगे आपको मे बी 25 ईयर के बाद एज के बाद भी आपके टीथ वापस रीग्रो करना शुरू हो जाएंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो आज तक कभी वर्ल्ड में बनी नहीं है। अब ये टेक्नोलॉजी अगर यूज़ करके वो फार्मेसी या कोई भी अगर कंपनी है वो क्या कर रही है, कोई ड्रग बना रही है या कुछ ही बना रही है, तो वो प्रॉफिट तो लेगी। अब वो प्रॉफिट ले रही है तो नगोया प्रोटोकॉल में कहा गया है कि अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजी आप क्या करते हो किसी दूसरी कंट्री से लाते हो उसे प्रॉफिट करते हो, तो आपको साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, उस कंट्री को भी बेनिफिट देना पड़ेगा, जिस कंट्री से आप ये टेक्नोलॉजी ला रहे हो, जिस कंट्री से आप उसकी बायोडाइवर्सिटी यूज़ कर रहे हो, ताकि हम क्या करें, इक्वल शेयरिंग करें। नगोया प्रोटोकॉल में ये कहा गया। तो हम आगे पढ़ेंगे, आगे हमें पता चलेगा कि किस चीज़ में बात करें। ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ है ऐसे एक्स्ट्रा। CBD ऑब्जेक्टिव और गोल क्या है, सबसे पहला गोल क्या है, 3 गोल है सिंपल इसके। पहला गोल क्या है कि पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाओ, क्योंकि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले हम उसको कंजर्व करेंगे ना, सबसे पहला गोल उसको कंजर्व करना ही है कि CBD को कंजर्व करो। दूसरा गोल क्या है कि सस्टेनेबल यूज करो, क्योंकि अगर आप कंजर्व कर रहे हो और उसको यूज नहीं कर पा रहे हो फिर उस चीज़ का होने का फायदा ही क्या है। लेकिन अब आप उसको इतना ज़्यादा यूज़ करें, उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया आप उसको, तो वो कंजर्वेशन थोड़ी ना हो गया, आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, थोड़ी देर बाद एक्सटेंट हो जाएगी या हट जाएगी पूरी तरीके से, तो उसकी कंजर्वेशन नहीं हो रही है। आप इतना ही यूज़ करो जितना सस्टेनेबल वे में उसको यूज़ किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल यूज़ करना उसको, ठीक है। और तीसरा कि जब आप यूज़ कर रहे हो ना तो फेयर एंड इक्विटेबल शेयर करो, जो बेनिफिट आप ले रहे हो, क्योंकि जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में क्या पाए जाते हैं हमारे अमेज़न, और अमेज़न से एट लीस्ट 20% ऑफ द ऑक्सीजन जो वो कहाँ से आती है, ब्राज़ील से आती है। तो इसका मतलब क्या है कि वर्ल्ड में अमेज़न का ना बहुत बड़ा शेयर ऑक्सीजन करने में, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं कि अमेज़न को हम एक्सप्लॉइट करने से जितना हो सके हम क्या करेंगे, बचाएंगे, ठीक है, हम उसको सस्टेनेबल यूज़ करने की यूज़ करेंगे। पर ब्राज़ील एक कंट्री है, वो कभी इसको काटना चाहेगी तो बाकी कंट्रीज़ क्या करेंगी, वो बेसिकली कोशिश करेंगी कि ब्राज़ील क्या करे, ये पेड़ ना ही काटे, अगर काट रहा है तो साथ ही साथ एफॉरेस्टेशन करना भी शुरू करे, और उसमें उसको दूसरी कंट्रीज हेल्प भी करेंगी। अब जो बेनिफिट ले रहा है ब्राज़ील वो भी आगे क्या करेगा, शेयर करेगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया ट्राइबल एरिया की, ट्राइबल के एरिया में अगर आप जाके कोई एक टेक्नोलॉजी ऐसी लेते, सॉरी टेक्नोलॉजी नहीं, एक तरीके से आप क्या लेते हो, कोई एक नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज है जिसको आप लेते हो, आपने क्या किया, उसको यूज़ तो किया, पर आपको इक्विटेबल शेयर भी करना पड़ेगा साथ ही साथ, जो आप कमर्शियल यूज़ कर रहे हो। अब आप किस तरीके से आप उसको बेनिफिट शेयर कर सकते हो, या फिर तो आप क्या कर सकते हो, एक मॉनेटरी सम दे सकते हो, आप बोलो कि हम ये एक जो हम कैप्सूल बेचेंगे, एक टैबलेट बेचेंगे या एक हम कोई बोतल बेचेंगे दवाई की, उसमें जो हम 25% शेयर हम क्या कर सकते हैं, इंडिया के उस गांव को या उस एरिया को, जो इंडिया को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर वो क्या कर सकते हैं, जिस एरिया से हमको ये मिला वहाँ पे वो स्कूल्स
हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, ये इस टाइप के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं जिससे क्या हो, उन लोगों को बेनिफिट हो। In 2010, the strategic plan for biodiversity and the strategic plan for Cartagena Protocol on biodiversity was adopted. देखो कार्टेजिना प्रोटोकॉल कब आया था? 2010 के पास। सेटिंग आउट द टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड बाय द ईयर, इन्होंने बोला कि 2020 तक हमने क्या करना है, ये टारगेट अचीव करने, ठीक है। In 2012, the meeting of the parties of the Cartagena Protocol adopted framework on the action plan of capacity building for the effective implementation of Cartagena Protocol and biosafety to support the parties in their effort to give effect the strategic plan of biosafety and to support the implementation of protocol. अब बात आती है कार्टेजिना प्रोटोकॉल की। अब हम अच्छी तरीके से देखते हैं कार्टेजिना प्रोटोकॉल होता क्या है। बेसिकली इसको अडॉप्ट कब किया था? 2000 में। और ये फोर्स में कब आया था? 2003 में। अभी हमने बात की है किसकी? सीबीडी की। सीबीडी को हमने अडॉप्ट कब किया था? 1992 में। एनफोर्स में कब आया था? 1993 में। UNFCCC को हमने अडॉप्ट कब किया था? 1992 में। एनफोर्स कब हुआ था? 1994 में। वैसे ही सीबीडी के अंदर जो प्रोटोकॉल है कार्टेजिना प्रोटोकॉल, उसको हमने कब अडॉप्ट किया था? 2000 में। और 3 साल बाद जाके क्या हो गया, वो फोर्स में आ गया। बायोसेफ्टी इज अ प्रिवेंशन बायोसेफ्टी इज प्रिवेंशन ऑफ लार्ज स्केल लॉस ऑफ बायोलॉजिकल इंटीग्रिटी फोकसिंग बोथ ऑन इकोलॉजिकल एंड ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। बायोसेफ्टी को क्या, वही बात है कि हम लार्ज स्केल पे कोई क्या करते हैं कि किसी को ना मॉडिफिकेशन करने से ना कोई डिजास्टर्स इफेक्ट ना आ जाए किसी एरिया में। किसी एरिया में अगर डिजास्टर्स इफेक्ट आते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी बायोडाइवर्सिटी को लॉस होना शुरू हो जाएगा इंस्टेड ऑफ उसको फायदा होने से। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कार्टेजिना प्रोटोकॉल का? टू कंट्रीब्यूट टू एंश्योर एन एडिक्वेट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इन द फील्ड ऑफ सेफ ट्रांसफर। सबसे पहले क्या करना, अगर उन्होंने ऐसे कोई टेक्नोलॉजी बनाई है बायो मॉडिफाइड लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की, सबसे पहले उसका करते हैं, उसका सेफ ट्रांसफर करें, सेफ हैंडलिंग करें और उसका सेफ यूज करें, ठीक है। उसका सेफ यूज करें। किसका यूज करें भाई? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। किससे? जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से की जाती है। मतलब क्या कि आप एक इंसान के अंदर आप क्या कर रहे हो, सपोज के एक इंसान के अंदर एक उसके डीएनए में एक ऐसा पोर्शन एग्जिस्ट करता है जिसमें उसको कैंसर होता है, जिसकी वजह से अगर हम ये वाला उस डीएनए से ये पोर्शन ही निकाल दें, इसका मतलब क्या कि हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं डीएनए को। इधर भी सेम बात की जा रही है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कोई एक ऐसी हमारे पास होगी, कोई भी क्रॉप होगी, जिस क्रॉप में क्या होता है, पेस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। पेस्ट बहुत लगता है, अगर किसी क्रॉप में पेस्ट बहुत ज़्यादा लगता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक सिंपल सा काम कर सकते हैं कि जो डीएनए के जिस पोर्शन में ना जो पेस्ट रेजिस्टेंस नहीं है, हम क्या करें, वो वाला पोर्शन निकाल दें और किसी एक दूसरे प्लांट में जो पेस्ट रेजिस्टेंट है, जो जिसके पास वो कैपेबिलिटी है, उसका हम जीन निकाल के इसमें ट्रांसफर करते हैं और इसको मॉडिफाई करते हैं। जब हम इसको मॉडिफाई कर देंगे तो ये पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। द प्रोटोकॉल अप्लाई टू द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। और ये किस में होगा? बेसिकली ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट में। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका से क्या आ रहा है, बीटी टोमेटोज, बीटी का क्या, बायोटेक्नोलॉजी के जो बनाए गए हैं टमाटोज, उसमें चेंज लाया गया। अगर वो इंडिया में आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंडियन अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसका एक एडवर्स इफेक्ट पड़ जाए इंडिया के बायोडाइवर्सिटी पे। तभी हमने तभी हमने ये प्रोटोकॉल बनाया। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री में इसकी मूवमेंट करवा रही है तो आप क्या करोगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि दूसरी कंट्री की बायोडाइवर्सिटी में कोई खतरा ना आए। इस टाइम हम क्या क्या यूज़ करते हैं, हम ज़्यादातर इस टाइम जो हमारे बीटी क्रॉप, कोई भी क्रॉप्स है ना, हम कौन सी यूज़ करते हैं, जो हम खाते नहीं, जो हम कंज्यूम नहीं करते, क्रॉप जो हम फूड मटेरियल नहीं ना, वो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। जैसे हम क्या यूज़ करते हैं, बीटी कॉटन इंडिया में यूज़ होती है, पर इंडिया में बीटी टोमेटोज, बीटी ब्रिंजल ये वगैरह यूज़ नहीं करते हैं हम ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये किसके रिलेटेड है, ये खाने वाले की, और हमें अभी पता नहीं इसके रिपरकशंस के, हमें इसका पता नहीं इसके नेगेटिव इफेक्ट कौन से आने वाले हैं। तभी हम क्या करते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से थोड़ा दूर ही रहते हैं।
that may have adverse effect on the conservation and the sustainable use of biological diversity taking into account the risk of human health। क्योंकि किसको प्रॉब्लम आ सकती है अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं, इंसान को आ सकती है, वहाँ के इन्वायरमेंट को आ सकती है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को आ सकती है। अब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता क्या है? सिंपल सी बात, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है अब बायोलॉजिकल एंटिटी कैपेबल। अब पहले हम सिर्फ मॉडिफाइड की बात नहीं कर रहे, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो गया, कोई ये कुत्ता हो गया, बिल्ली होगी, कुछ भी जिसके पास लाइफ है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और वो क्या होता है? बेसिकली एक बायोलॉजिकल एंटिटी होती है जिसके पास कौन सी कैपेबिलिटी होती है? ट्रांसफरिंग और रेप्लिकेट जेनेटिक मटेरियल इंक्लूडिंग स्टेलाइन ऑर्गेनिज्म, वायरसेस एंड वायरस। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर करती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है और अपने ट्रेड्स आगे ट्रांसफर कर सकती है, तो उसे कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन सा है? A living organism that possess a novel combination of genetic material obtained through the use of modern biotechnology। अब कॉम्बिनेशन यूज़ किए गए क्योंकि हमने क्या किया कि अगर दो हमारे पास क्रॉप्स हैं जिसके पास ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं, हमने उसको निकाल के दूसरे क्रॉप में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कॉमन living modified organism includes agriculture crop that have been genetically modified for greater productivity and for the resistance to the pest and disease। क्योंकि हम चाहेंगे कि रेजिस्टेंस मिले किससे? पेस्ट डिजीज से क्रॉप को मिले, ताकि उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो। वो जब हम उसको उगाते हैं तो इतना ज़्यादा हमारा वेस्टेज ना है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मेन मोटो क्या है कि वेस्टेज ना हो। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इंटेंडेड फॉर अ डायरेक्ट यूज as food or feed or for processing living modified organism or agricultural commodity from GM crops। अब ये प्रोसीजर वगैरह क्या होता है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सी बात कर दो। सबसे क्या होता है कि एडवांस इन्फॉर्म एग्रीमेंट होता है। एडवांस इन्फॉर्म एग्रीमेंट क्या होता है कि एक कंट्री क्या करेगी, जो भेजे दूसरी कंट्री में, वो पहले उसको एडवांस में इन्फॉर्म कर देगी और बोलेगी हम आपके पास ये भेज रहे हैं, और उसके बारे में हर चीज़ बता देगी कि इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। और फिर अगली कंट्री पे डिपेंड करता है कि वो उसको इम्पोर्ट करना चाहती है या नहीं करना चाहती। अगर बाई चांस एक कंट्री मना कर दे क्योंकि उसको लगे कि इसके नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा है, और फिर भी पहली कंट्री अगर उसमें ट्रांसफ़र कर रही है, तो अगर इस कंट्री में सेकंड कंट्री में अगर कोई भी क्या होगा, सपोज देखो ये कंट्री फर्स्ट है और ये कंट्री क्या सेकंड कंट्री, ए ने भेजा बी की तरफ, और उसने उसको पहले भेजा नहीं, उसने पहले उसको एडवांस इन्फॉर्मेशन दी और उसको बोला कि देखो ये हमने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा टमाटोज उगते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी है, इनका कलर अच्छा है, इनका साइज़ भी उतना ज़्यादा अच्छा है, इसका टेस्ट भी उतना ज़्यादा अच्छा है, बट इसमें कुछ नेगेटिव भी है। ठीक है, ये एरिया को, लैंड को बंजर कर सकता है, जब कोई भी मे भी कभी कभी ह्यूमन हेल्थ में क्या हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। तो बी कंट्री बोले कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हम, मुझे नहीं लगता कि हम इतना ज़्यादा नेगेटिव जो इसमें नेगेटिव पॉइंट्स हैं हम उसे हैंडल कर सकते हैं। अगर फिर भी ए कंट्री बी को ट्रांसफ़र कर रही है, तो बी कंट्री में जितने भी नेगेटिव इफेक्ट आएंगे, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी, जितना लाइफ ऑफ लॉस होगी, उसका पूरा का पूरा कंपनसेशन किसको देना पड़ेगा? ए को। क्यों? क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था, फिर भी उन्होंने क्या किया, पैसों के जिसको ट्रांसफर किया। स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर कॉटेज छोड़ो, कोई जरूरत नहीं। नगोया प्रोटोकॉल सेकंड बात आती है। कॉटेजिना का समझ आ गया होगा कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में अगर आप ट्रांसफर करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कंट्री को एडवांस में करना पड़ेगा इन्फॉर्म। अगर कंट्री बोलती है कि हमें नहीं चाहिए तो आप नहीं सेंड कर सकते। नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट राइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन। अब नगोया प्रोटोकॉल की बात क्या चल रही है कि आपको एक्सेस देना पड़ेगा, एक कंट्री को दूसरी कंट्री को अपनी बायोडाइवर्सिटी में एक्सेस देना पड़ेगा। अगर वहाँ से कोई नॉलेज आ रही है तो जो सेकंड कंट्री को एक्सेस दिया गया था उसको क्या करना पड़ेगा, बेनिफिट को शेयर करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। ऑल्सो नोन एज नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। अडॉप्ट कब किया गया था इसको? 2010 में। 2000 में हमने किसको किया था? कार्टिजिना प्रोटोकॉल को। 2003 में वो क्या आया था, फोर्स में आया था। अब इसकी बात चल रही है, ये फोर्स में कब आया? 2014 में। और इसको अडॉप्ट हम कब ने किया, कब किया? 2010 में। ये थोड़ी डेट याद रख लेना क्योंकि मे बी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब इसका एम क्या है? इट्स एम इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन ऑफ द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीबीडी। 3 ऑब्जेक्टिव क्या थे जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया? सबसे पहले कि कंजर्वेशन करनी है आपको बायोडाइवर्सिटी की। सेकंड क्या आपने कि उसका सस्टेनेबल यूज भी करना है, आप उसको कंजर्व तो कर रहे हो बायोडाइवर्सिटी को, बस साथ साथ उसको सस्टेनेबल यूज भी करो। और जब सस्टेनेबल यूज कर रहे हो तो उसमें से बेनिफिट जो आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो ये वाला जो थर्ड
मोटो है ना हमारा सीबीडी का, इसको कौन कर रहा है, इसको नगोया प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। इसको ऑब्जेक्टिव क्या है नगोया प्रोटोकॉल का, कि थर्ड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करना। मतलब क्या, कि बेनिफिट शेयर करना। इट्स एम टू इम्प्लीमेंट implementation of one of the three objectives of the Convention of Biodiversity। कौन सा तीसरा, the fair and equitable sharing of benefit arising out of the utilization of genetic resources। It sets out obligations for its contracting parties to take measures in relation to access to genetic resource, benefit sharing and compliance। सिग्निफिकेंस, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या हो गया, नगोया प्रोटोकॉल विल क्रिएट अ ग्रेटर लीगल सर्टिनिटी एंड ट्रांसपेरेंसी फॉर बोथ द प्रोवाइडर्स, जिस कंट्री क्या कर रही है आपको बायोडाइवर्सिटी में एक्सेस दे रही है, एंड द यूजर ऑफ द जेनेटिक रिसोर्स, जो कंट्री यूज कर रही है। एस्टैब्लिश करती है क्या, मोर प्रिडिक्टेबल कंडीशन फॉर एक्सेस ऑफ जेनेटिक रिसोर्स। क्योंकि अगर अमेरिका के पास, जब यूरोप की कोई कंट्री होगी, जर्मनी होगी, फ्रांस होगी, इटली होगी, अगर इनके पास कैपेबिलिटी है कि हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, अफ्रीका के आस पास जाएंगे, अफ्रीका की कंट्री जैसे अंगोला हो गया, जाम्बिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, उन कंट्री के पास ना काफ़ी रिच हेरिटेज है। सूडान हो गया, इनके पास सवाना हो गए, इनके पास इक्वेटोरियल रीजन में ये फॉल करते हैं, इनके पास डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी है, पर इनके पास उतनी ना कैपेबिलिटी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये अफ्रीका के पास जाकर उसको बोल सकते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम रिसर्च करना चाहते हैं आपकी बायोडाइवर्सिटी पे, और जो हमें बेनिफिट मिलेगा, जो हम कमर्शलाइजेशन बाद में कर पाएंगे, हम आपको उसका बेनिफिट देंगे। एक के पास कैपेबिलिटी है पर सोर्स नहीं है, दूसरे के पास सोर्स है पर कैपेबिलिटी नहीं है। एक दूसरे की हेल्प कैसे की जा सकती है, नगोया प्रोटोकॉल के थ्रू। हेल्पिंग टू इंश्योर बेनिफिट शेयरिंग विद जेनेटिक रिसोर्स, लीव द कंट्री प्रोवाइड्स द जेनेटिक रिसोर्स। कोई जेनेटिक रिसोर्स आपको क्या मिल रहा है, कंट्री से मिल रहा है, तो इस ऑब्वियसली बात आपको उनको इन फेवर में आपको एक्सचेंज भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो वो हम बेनिफिट एक्सचेंज करेंगे। बाय हेल्पिंग टू इंश्योर, बेनिफिट शेयर करना है, द नगोया प्रोटोकॉल क्रिएट्स incentives to conserve and sustainable use of genetic resource and therefore enhance the contribution to the biodiversity of development and human beings की बात हो रही है। क्योंकि जितना स्मूथ ट्रांजिशन होगा, उतनी जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी नहीं होगी, उतना आराम से आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज़ को इंश्योर करा सकते हो, आप उसको अचीव कर सकते हो, और इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए था। और उसी के बाद एक आए थे आईची टारगेट्स। 3 चीज़ें सीबीडी से रिलेटेड है, कौन कौन सी, कार्टिजिना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, और तीसरी कौन सी है, आईची टारगेट्स। आईची टारगेट्स कितने, कुछ ज़्यादा याद नहीं है, 5 सेक्शन से और 20 क्या उनके टारगेट्स वगैरह है। आपको सिर्फ इतना याद रखना, आगे आपको आप ना भी याद रखो कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। और स्ट्रैटेजी गोल के इसको अचीव कब तक करना है, 2020 तक। ये लिए कब गए थे, जब नगोया प्रोटोकॉल, रिपीट करना है। देखो आईची टारगेट्स क्या हो गए, आईची टारगेट सिंपल सी बात है कि जब हम नगोया पे मिले थे 2010 में, तो उन्होंने बोला था क्या कि 20 टारगेट रखे थे उन्होंने, ठीक है, 20 टारगेट्स थे हमारे पास। उन 20 टारगेट्स को हमने क्या कर दिया, 5 मेन डिविजन्स में बाइफरकेट कर दिया, हमने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इन 5 सेक्शंस में। तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि जो आईची टारगेट है, सबसे पहले वो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से रिलेट करता है, उसकी 5 सेक्शन है, उन 5 सेक्शन में ये 20 टारगेट्स को क्या किया गया, डिवाइड किया गया, ठीक है। और ये इनका काम क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, सीबीडी के अंदर है तो कंजर्वेशन की बात ही चल रही होगी कि हमने किसी तरह क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। अब ये बेसिकली कौन कौन से होती है, पहला हो क्या, देखो सिंपल सी बात है, देखो मेक पीपल अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लोगों को अवेयर करना, देखो बायोडाइवर्सिटी को इंटीग्रेट करना इनटू द डेवलपमेंट एंड, ताकि पॉवर्टी रिड्यूस भी किया जा सके, ठीक है। एलिमिनेट करना है हमने, इंसेंटिव सब्सिडी देनी है हार्मफुल टू द बायोडाइवर्सिटी, जो जो सब्सिडी देने से अगर बायोडाइवर्सिटी को क्या खतरा आ रहा है, तो हमें उसको क्या करना है, उसको फेज आउट करना है। हमने सभी स्टेक होल्डर्स की हेल्प करनी है, रिड्यूस करना द रेट ऑफ, देखो ये स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, बस आप ये देख जाओ, अगर कोई भी बायोडाइवर्सिटी का रिलेटेड आ गया तो आईची टारगेट्स आपको 3 चीज़ें रखनी है, कार्टिजिना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, आईची टारगेट्स। आईची टारगेट्स आपको याद करने की कुछ खास जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा क्या था, सीबीडी, सीबीडी हमारा खत्म हो चुका है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जैसे होगी साइट्स। साइट्स क्या होगी, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाना, ठीक है। वो क्या करती है बेसिकली के, साइट्स के पास एक सिंपल सी बात है, साइट्स क्या करती है, वो चेक करती है कि कोई भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है ना, उसको किसी तरह का किया जाए, कंजर्व किया जाए, ताकि उसकी इंटरनेशनल ना
ट्रेडिंग ना हो सके। जैसे कि काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा शौक होता है कि कभी कभी जो आइवरी होती है, आइवरी क्या होगी, हाथी के जो दांत होते हैं उसको बेचना। जैसे कभी लाइन का स्कल, लाइन की बोन्स, ठीक है, लाइन का जो स्किन होती है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो काफ़ी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जिनको ऑलरेडी एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच चुके हैं, उनको रेयर चीज़ें कलेक्शन करने का क्या होता है, शौक होता है अमीरों को। तो साइट्स क्यों बना हुआ है, क्या एक्सप्लॉइटेशन बचाई जा सके किसकी, इन्हीं एंडेंजर्ड स्पीशीज की, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज की। तो इसका काम क्या हो गया साइट्स का, साइट्स का काम है, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट्स। इट्स एम इज टू इंश्योर द इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। क्यों, क्योंकि अगर जितना आराम से वो ट्रेड कर पाएंगे तो इलीगल क्या हो जाएगा, उनकी पोचिंग शुरू हो जाएगी, उनकी हंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तभी ये क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि इनका इलीगल तरीके से क्या ना हो, इनका ट्रेड ना हो, इनके बोन्स का, इनके स्किन का, इनके टीथ्स का, ठीक है, हर बॉडी पार्ट को। और साथ ही साथ इनको लिविंग, जैसे शेर को अगर बिना मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह ना लेके जा सके, कन्वर्सेशन प्रोसेस के लिए, कंजर्वेशन प्रोसेस के लिए आप कर सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने क्या किया, अफ्रीका से हमने चीता लाए कहाँ पे, इंडिया में, तो वो कंजर्वेशन प्रोसेस के लिए था, आप वो कर सकते हो, बट आप ऐसे नहीं कर सकते। इट वॉज ड्राफ्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन, कोई याद नहीं है, ठीक है। The text of the conservation was finally agreed with the help of the 80 representative Washington। बस हाँ, कुछ याद करने की जरूरत है, आपको पता होना चाहिए साइट्स है किस लिए, कि अगर ट्रांस बाउंड्री अगर क्या हो रही है, इलीगल ट्रेड हो रही है स्पीशीज को लेके, एनिमल की स्पीशीज हो, प्लांट की स्पीशीज हो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ऐसे नॉर्मल स्पीशीज की बात नहीं चल रही है। क्योंकि ना जो IUCN है ना, उसने क्या एक उसने बनाई हुई है क्या लिस्ट बताता है, जो IUCN, उसमें वो बताता है कि कौन कौन सी स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड कौन सी है, वल्नरेबल कौन सी है, ठीक है, लीस्ट थ्रेटेंड कौन सी है, एक्सटिंक्ट कौन सी हो चुकी हैं। इस टाइप की वो क्या कर रहा है, एक लिस्ट देता है। जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगी, वल्नरेबल है, उनमें वो क्या करता है, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बना के रखते हैं, ठीक है। और वो IUCN में कैसे बताते हैं, उन्होंने शेड्यूल रखा, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, वो आगे हम अभी पढ़ेंगे कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 क्या होता है। जो भी शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के अंदर जो भी फॉल करती हैं कोई भी स्पीशीज, तो ये क्या करते हैं, उसका ज़्यादा कंजर्वेशन करने की जरूरत होती है, तभी उसका स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, उतनी ज़्यादा पेनल्टीज हैं, उतना ज़्यादा एक्शन खतरनाक लिया जाता है। अगर कोई बंदा पकड़ा जाए उनका करते हुए क्या, ट्रेड करते हुए, तो उसको उतनी ज़्यादा पेनल्टी देनी पड़ती है। इन शॉर्ट, साइट्स को इन्फोर्समेंट कर लिया था 1995 के आसपास। साइट्स इज एडमिनिस्ट्रेड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज रखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल आपसे साइट्स का पूछेंगे, इससे ज़्यादा आपसे वो ज़्यादा पूछने वाले हैं। हाँ, ये आपसे पूछ सकते हैं कि साइट्स जो है वो लीगली बाइंडिंग है या नहीं है। ऑब्वियसली बात है, वो क्या लीगली बाइंडिंग है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हो क्या, ये साइट्स क्या एक लीगली बाइंडिंग। In other words, they have to implement the convention. It does not take place of national laws. इसका उदाहरण सिर्फ इतना बार रख देना कि लीगली बाइंडिंग है। कितनी कंट्रीज उसको करती हैं, कुछ जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपसे पूछने नहीं वाला। देखो, रफली 5800 स्पीशीज, ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि 5800 स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड 30,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर साइट्स। साइट्स कितनी, लगभग 30,000 स्पीशीज को प्रोटेक्ट करता है, किसकी, फाना, फ्लोरा की, और फाना की कितनी को करता है, 5800 को, ठीक है। और आगे आपको नीचे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, सी टर्टल हो गया, पैरट हो गए, कोरल्स हो गए, कटाई हो गया, ऑर्चिड हो गए, ठीक है, डॉल्फिन, वेल्स, टाइगर, ये जो कुछ स्पीशीज हैं जिनको क्या करता है, प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। देखो सर, जब भी बात है ना क्या अपेंडिक्स की, शेड्यूल की, तो हमेशा याद रखना, अपेंडिक्स 1 हो गया, अपेंडिक्स 2 हो गया, शेड्यूल 1 हो गया, शेड्यूल 2 हो गया। इसमें क्या है कि चाहे जितनी मर्जी जाए, अपेंडिक्स 6 तक जाए या शेड्यूल 6 तक जाए, सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन मिलेगी ना, वो अपेंडिक्स 1 वाली को मिलेगी। फिर उससे थोड़ी कम प्रोटेक्शन किसको मिलेगी, अपेंडिक्स 2 को। ऐसे करते करते आप नीचे तक जा सकते हो। शेड्यूल 1 में भी सेम है, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको शेड्यूल 1 में मिलेगी, शेड्यूल 2 में मिलेगी, शेड्यूल, ऐसे करते करते शेड्यूल 6 में आप जाते हो। तो इतना आपको याद रखना है। देखो सिंपल सा क्या लिखा है, अपेंडिक्स 1 लिस्ट स्पीशीज दैट आर द मोस्ट एंडेंजर्ड अमंग द साइट लिस्ट। मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा जो एंडेंजर्ड होगी उसको उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। दे आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन and CITES prohibits international trade
इन दिस स्पेसिमेन ऑफ दीज स्पीशीज एक्सेप्ट व्हेन द पर्पस इज इंपॉर्टेंट एंड नॉट द कमर्शियल। जैसे क्या हो गया, आपको कोई साइंटिफिक रिसर्च करनी है उस टाइम आप कर सकते हो, ऐसे कमर्शियल के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हो। सेम केस है इसमें, बस थोड़े क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, इसमें पेनल्टीज कम हो जाती हैं। ऐसे चलते चलते आगे अपेंडिक्स 3 आएगी, अपेंडिक्स 4 प्लस अपेंडिक्स 5, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ। ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अगर सिंपल सा दिमाग में क्या बात है, अगर बात की कि इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम, अगर वाइल्ड लाइफ क्राइम के रिलेटेड क्या हो गया कि कोई भी एक ऐसी स्पीशीज है जिसको साइट्स ने बोला है कि वो एंडेंजर्ड है, अगर आप उसका क्या करते हो, ट्रेड करते हो, तो आपको कौन कम्बैक्ट करेगा, आपको कौन रोकने की कोशिश करेगा, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ वाइल्ड लाइफ, आईसीसी डब्ल्यूसी आपको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है, और इसमें ज़्यादा रखने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ देखो, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, जिसे हम क्या कहते हैं, बोन कन्वेंशन। अगर आपसे पूछे कि बोन कन्वेंशन, क्योंकि आपको ये नहीं पूछने वाला कोई कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, क्योंकि आपसे ज़्यादातर लोग क्या पूछेंगे, बोन कन्वेंशन। बोन कन्वेंशन किस लिए होती है, बोन कन्वेंशन होती है उन बर्ड की स्पीशीज के लिए जो माइग्रेट करती है। मतलब क्या कि सपोज ये इंडिया, कुछ स्पीशीज क्या करती हैं, रशिया से उड़कर आती हैं इंडिया तक, रन ऑफ कच्छ के आसपास, क्योंकि यहाँ पे जो सर्दियों में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनको क्या करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है। ठंड में यहाँ आती हैं और गर्मियों में वापस मूव कर जाती हैं कहाँ पे, रशिया में। तो मतलब क्या है कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट हो रही है किसकी, बर्ड्स की। तो ट्रांस बाउंड्री जब मूवमेंट हो रही है तो ऑब्वियसली बात है दोनों एरिया में इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, ना कि एक एरिया में। रशिया को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और किसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इंडिया को भी। तो जब बात आएगी कि माइग्रेटरी बर्ड्स की स्पीशीज के लिए उनको प्रोटेक्शन के लिए कौन सी कन्वेंशन पास की गई है, तो आपने क्या बोलना है, बोन कन्वेंशन। इट इज एन एनवायरमेंटल ट्रीटी अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी के अंडर क्या आता है, इसको किया गया। द टेक्स्ट वाज नेगोशिएटेड इन 1979 इन बॉन। देखो बॉन एक जगह का नाम है, इफ आई एम राइट, आई थिंक बॉन जर्मनी में होगी, पर आप एक बार चेक कर लेना फिर भी, ठीक है, पर मुझे लग रहा है जर्मनी में, ठीक है। एंड द कन्वेंशन एंटर इनटू फोर्स इन 1983 में, इस कन्वेंशन को फोर्स कर दिया गया था, अडॉप्ट कर दी थी 1979 में। इट प्रोवाइड्स द ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स, ठीक है, माइग्रेटरी एनिमल्स की जाती है। और आगे आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ ये यार से, तो ये आपका करंट अफेयर, जो आप बोलते हो ना कि हमें करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है, करंट अफेयर चाहिए हमें, तो बीच से करंट अफेयर क्या आ गया कि मालदीव जो है ना, वो सबसे लेटेस्ट ज्वाइन हुई है किसमें, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज में। इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बस देखो अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2 क्या होगी, अपेंडिक्स 1 होगी जिसको ज़्यादा खतरा किसका, एक्सटेंशन का, तो उसको अपेंडिक्स 1 में रख दिया है। और अगर आप उसका हंटिंग करते हो, उसको किसी भी तरीके से हार्म करने की कोशिश करते हो, तो आपको उतनी ज़्यादा, इतनी बड़ी पेनल्टीज झेलनी पड़ती है। अपेंडिक्स 2 में थोड़ा कम होगा, उतनी ज़्यादा क्या नहीं होगी, आपको रिपरकेशन उतनी ज़्यादा झेलने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। इंडिया ने कब साइन किया था इसको, 1983 में, क्योंकि इंडिया भी एक होस्ट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से भी क्या होता है, जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे कंट्री में आके क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं थोड़ी देर के लिए, गर्मियों में सर्दियों में ऐसे चेंज करते रहते हैं, तभी इंडिया भी उसका एक मेंबर है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, हाँ ये थोड़ा याद रख सकते हो, क्यों, क्योंकि हमें 2010 में पढ़ा था किस में, यू एन यू एन एफ ट्रिपल सी, 2010 में कहाँ पे हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कुछ याद है, याद है कहाँ हुई थी, नहीं याद, मैक्सिको में हुई थी, जगह का नाम क्या था, कैनकन। हाँ 2010 में कहाँ हुई थी, मैक्सिको में, जो कैनकन में। तो वहाँ पे हमने क्या बनाया था, ग्लोबल इन्वायरमेंट, सॉरी ग्रीन इन्वायरमेंट फंड। उसका काम क्या था कि वो क्या करता था, जो फंड हमें चाहिए होते थे उस वो प्रोवाइड कराता था हमें। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का भी सेम ही काम है क्या, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यूनाइट्स 183 कंट्री इन द पार्टनरशिप विद द इंटरनेशनल
institutions, civil societies, organizations, and the private sector to address global environmental issues while supporting national sustainable development initiative. ठीक है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की आप याद रख सकते हो कि इसका कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी कब की गई थी, कब बनाई गई थी? 1992 रियो अर्थ समिट कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, जहाँ पे हमने कौन सी, कहाँ पे, जहाँ पे हमने कौन कौन सी कन्वेंशंस बनाई थी, नाम बताओ। एक तो अभी पढ़ी थोड़ी देर पहले, एक का सामने नाम भी लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा हिंट क्या दे दूँ? अरे यार, यूएन, अरे यूनेफ ट्रिपल सी, सीबीडी, यूएनसीसीडी, ये तीन चीज़ें नहीं बनी थी क्या समिट में 1992 में? ये तीनों चीज़ें आई थी ना, कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन, यूनेफ ट्रिपल सी, सीबीडी। अगर ये बनाया गया क्या, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इसको क्यों बनाया गया बेसिकली, क्या लिखा है देखो, इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये पैसे प्रोवाइड करेगा किसके लिए? अगर 1992 और समिट में बनाया तो हमने जो तीन लेजिस्लेशंस लाई हैं, तीन हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हैं, उनको अगर पैसों की कमी आती है तो उनको वो फाइनेंशियल सपोर्ट देगा या नहीं देगा? अब देखो किस किस को देगा। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड्स ग्रांट्स फॉर द प्रोजेक्ट रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, सीबीडी हो गया, क्लाइमेट चेंज, यूएनएफ ट्रिपल सी हो गया, इंटरनेशनल वाटर लैंड डिग्रेडेशन, यूएनसीसीडी हो गया, ओजोन लेयर इसमें आ गया, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। देखो इन इन चीज़ों को वो क्या कर रहा है, नीचे प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंट, किस किस को करेगा? सीबीडी, यूएनएफ ट्रिपल सी, यूएनसीसीडी, स्टॉकहोम कन्वेंशन, मिनामाटा कन्वेंशन। मिनामाटा कन्वेंशन किसके रिलेटेड होता है? मर्क्यूरी के। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके रिलेटेड है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की। ये आपको किसी और दिन पढ़ाऊंगा इसके बारे में, और बाकी इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला है नहीं। ट्रैफिक, ट्रैफिक बस क्या है, सेम चीज़ है क्या, बस एक सिंपल सा एक एनजीओ है जो क्या करता है, इलीगल ट्रेड जो होता है उसको क्या करता है, मॉनिटर करता है। इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत कुछ नहीं है आपको। ठीक है, और अगर हो सके तो WWF और IUCN का क्या, ये जॉइंट क्या प्रोग्राम है, ये याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरी चीज़ याद रखनी हो तो यूनाइटेड किंगडम में तीन चीज़ें, ट्रैफिक क्या, एक एनजीओ है जो क्या करता है वाइल्ड लाइफ, जो इलीगल वाइल्ड लाइफ होती है, एनिमल का ट्रेड होता है या कुछ भी होता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी इलीगल कमर्शियल जो क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, उसको रोकने के लिए बना हुआ है। सेकंड क्या कि ये जो WWF और IUCN के मिलके इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया ट्रैफिक। और तीसरा क्या, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में सुना हुआ। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं आपको करने की। कंजर्वेशन इंटरनेशनल, एक दिन हम एक हॉटस्पॉट के बारे में पढ़ रहे थे, इंडिया में 4 हॉटस्पॉट हैं, टोटल 36 के आसपास हैं। अब ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल एक एनजीओ है, सॉरी, ठीक है, नॉन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करती है, उन एरियाज को क्या करती है, बचाती है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट में। कंजर्वेशन इंटरनेशनल वर्क to spotlight the secure and critical benefits of nature provided to the humanity. The concept of biodiversity hotspot was initiated by Conservation International. ठीक है, और मैंने इसके आपको ऑलरेडी बता चुका था कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है क्या। तो उसको करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को बनने के लिए 2 क्राइटेरिया क्या करने पड़ते हैं, क्वालिफाई करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइटेरिया क्या, मोर देन 75% ऑफ द लाइफ विल बी अंडर स्ट्रेस। अगर 75% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज अंडर स्ट्रेस, देन वी कैन से कि फर्स्ट कंडीशन वो कर रहा है, मेट कर रहा है। एंड द सेकंड कंडीशन विल बी, अगर 1500 स्पीशीज ऑफ द वेस्कुलर प्लांट क्या हो रहे हैं, उनको एक्सटेंशन का खतरा है, तो सेकंड कंडीशन भी क्या होती है, सेटिस्फाई हो जाती है। तो हम क्या बोलेंगे, वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और वो भी एंडेमिक स्पीशीज होनी चाहिए, एंडेमिक स्पीशीज किसकी, प्लांट्स की, जो ट्रीज की, वेस्कुलर ट्रीज की। एंडेमिक स्पीशीज क्या होगी, जो सिर्फ वहीं पे बिलोंग करती हो और किसी एरिया में और बिलोंग ना करती हो, कहीं और एरिया में मिला मिले। WWF, अभी जो मैंने पीछे बात की कि वर्ल्ड वाइड फंड, जो अभी हमने सिंपल सी बात की थी किसके बारे में, देखो ट्रैफिक के बारे में बात की थी कि नहीं की थी, कि वर्ल्ड वाइड फंड और IUCN दोनों मिलकर क्या बनाया हुआ है, ट्रैफिक बनाया हुआ है।
तो वर्ल्ड वाइड फंड होता क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन 1961, वर्क इन द फील्ड ऑफ wilderness preservation and reduction of human impact on the environment. It is the world largest conservation organization, over 5 million supporters worldwide. और अगर इसका कुछ याद रखना ही है ना, ये चीज़ याद रख लो, और इससे ज़्यादा याद रखने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है आपको। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट और लिविंग प्लैनेट इंडेक्स क्या करता है, वो पब्लिश करता है हर 2 साल में। सिर्फ ये याद रख लो, मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये करने की आपको जरूरत नहीं है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, हाँ ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या नाम से पता चल रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स के लिए बना है, उसका हैबिटेट को कंजर्व करना है, उसकी बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है, कंजर्व करना है। और इसमें आप क्या याद रख सकते हो, सेम कैम्ब्रिज यूके में क्या करता है, इसका हेडक्वार्टर फॉल करता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, कैम्ब्रिज यूके में किसका और हेडक्वार्टर फॉल करता है, याद है कुछ? ट्रैफिक, ठीक है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल और ट्रैफिक दोनों का कहाँ पे हेडक्वार्टर, कहाँ पे है, कैम्ब्रिज में है, जो कहाँ पे फॉल करता है, यूनाइटेड किंगडम में। इट इज़ एन ऑफिशियल लिस्टिंग अथॉरिटी फॉर बर्ड्स इन आई। देख, इसका एक और काम भी है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का, जो IUCN है ना, उसकी एक लिस्ट आती है जिसको हम क्या कहते हैं, रेड लिस्ट, रेड डाटा लिस्ट। अब जो रेड डाटा लिस्ट होती है, बेसिकली उसका काम क्या होता है, उसमें वो क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइज फ्लोरा और फाना की स्पीशीज के बारे में लिखा है, और इस स्पीशीज में क्या लिखा होता है, थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड। जैसे क्या होगा, अगर रेड लिस्ट में क्या लिखा होगा, एलिफेंट, एलिफेंट क्या है इस टाइम, एंडेंजर्ड चल रहे हैं। वैसे उसने ना डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज के बारे में लिखा होगा, तो सबके बारे में लिखा है, ये एंडेंजर्ड है या एंडेंजर्ड नहीं है। और IUCN में जो अगर बर्ड्स की जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो कौन प्रोवाइड करता है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, नहीं जरूरत है आपको, नहीं है, ये आपके लिए काफ़ी थे ये वाले, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं कौन से, दूसरे एक्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। हम शुरू कर रहे हैं JNK कम्पिटिटिव एनवायरमेंटल इकोलॉजी सेशन है। हम एक्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं, वो क्या पढ़ने वाले हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हम ये पढ़ेंगे, ये बेसिकली होता है क्या, देखो, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 वाज इलेक्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि ये दोनों के लिए आया हुआ है। या अगर वाइल्ड लाइफ की बात की जा रही है, तो वाइल्ड लाइफ में हमें दोनों चीज़ें मिलती हैं, प्लांट्स भी मिलते हैं, एनिमल्स भी मिलते हैं, प्रोटेक्शन हमें दोनों की करनी पड़ेगी। अब इसके फीचर्स क्या हो गए, दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिस्टेड स्पीशीज ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स, एंड आल्सो फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज। अब इन्होंने क्या बेसिकली बात की गई है कि वाइल्ड में जो भी हमारे क्या होते हैं, प्लांट स्पीशीज होगी, एनिमल स्पीशीज होगी, बर्ड स्पीशीज होगी, किस कोई भी लिविंग थिंग है, हमें क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, और हमने उस एरिया को भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो अब वो हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, 1940 ये जो एक्ट आया हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो हमें करनी पड़ेगी। इट हेल्प इंडिया बिकेम द पार्टी द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखो साइट्स, क्यों, साइट्स का भी हमने फंक्शन पढ़ा, साइट्स का फंक्शन क्या था, साइट्स का एक सिंपल सा फंक्शन था कि वो क्या करे, प्रोटेक्शन करे, किसकी, फ्लोरा और फाना के स्पीशीज की, ताकि उसकी इलीगल किलिंग ना हो सके, उनकी हंटिंग ना हो, ज़्यादा पॉइंटिंग ना हो, इनके कमर्शलाइजेशन ना हो। तो उनको कैसे रोका जा सकता है, इस इन सब चीज़ों को, ताकि उसको, स्पीशीज़ को उनके हैबिटेट में अगर क्या किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, तभी जाके ना तो उनका ट्रेड नहीं होगा ना। अगर हम क्या करें, कोई प्रोटेक्टेड एरिया रखते हैं, वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, जहाँ पे कोई वहाँ पे जा नहीं पाएगा, वहाँ पे हंटिंग नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उनके ऊपर उतना खतरा नहीं आएगा। द एक्ट क्रिएट्स 6 शेड्यूल,
यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंस स्टार्ट होती है। 6 शेड्यूल के अंदर क्या क्या है, आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है, सेकंड शेड्यूल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, तो आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और वो 6 शेड्यूल का करता है, गिव वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू द क्लासेस ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। ये क्वेश्चन जो है ना, आगे 6 शेड्यूल जो पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल है, याद रखने में कुछ बड़ी बात नहीं है। पर इसके ना IAS लेवल तक क्या करते, इस इन आगे 6 शेड्यूल से क्वेश्चन पूछते हैं। एएस में इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, SI में भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेना, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना। पहला शेड्यूल क्या है, अभी मैंने जो बताया सेम प्रोसीजर इसमें भी काम करता है। क्या, ये सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रोटेक्शन जिसको चाहिए उसको हम हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट शेड्यूल में डालते हैं। जो फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल है ना, वो प्रोवाइड क्या करते हैं, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। ठीक है, ऑफेंस अंडर दीज आर प्रिस्क्राइब बाय द हाईएस्ट पेनल्टीज। आप क्या करते हो कि इसमें एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हो, मतलब कि नो इफ एंड बट, अगर आपने किसी को मार दिया है, जैसे हमारा ब्लैक बक था, तो वो फर्स्ट या सेकंड शेड्यूल के अंदर आता था, तभी आज तक सलमान खान जैसे सेलिब्रिटी को क्या करना पड़ता था, कुछ पहले साल तक इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। क्यों, क्योंकि वो शेड्यूल फर्स्ट या सेकंड में आ रहा है, और हाई डिग्री ऑफ पेनल्टीज भरनी पड़ती है आपको। ये मजाक नहीं है, क्योंकि उनकी खतरा है उनके स्पीशीज़ को, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है, ये बहुत बड़ा क्या है, अपराध माना जाता है। फिर स्पीशीज़ जो है कौन सी शेड्यूल थर्ड और फोर्थ में आती है, उनकी प्रोटेक्शन है, ऐसी बात है उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है, पर उनकी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन इस टाइम ज़्यादा है, मतलब अगर कुछ मर भी जाए, कोई कुछ हो भी जाए उनको, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है हमें, तभी उनको किस में डाल दिए, शेड्यूल थर्ड एंड शेड्यूल फोर्थ। जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है ना, अगर आपको कोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन डालने वाला ना, तो 80% चांसेस हैं कि वो आपको क्या करेगा, या शेड्यूल 5 से क्वेश्चन डालेगा, या शेड्यूल 6 से क्वेश्चन डालेगा। तो भाई ऐसा इतना इंपॉर्टेंट है क्या इसमें, जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि शेड्यूल 5 के अंदर ना कौन सी स्पीशीज को इंक्लूड किया है, विच में बी हंटेड, जिनको हंट किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी इंसान जिसने नहीं पढ़ा ना, वो इसके दिमाग में नहीं आएगा, क्यों, अगर वहाँ पे लिखेगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, और वहाँ पे कोई आपको लिख रहा है कि आपको शेड्यूल 5 में क्या आ रहा है कि आप क्या कर सकते हो, ऐसे एनिमल्स के बारे में लिस्ट लिखी है जिसको आप हंट कर सकते हो, तो लोग बोलेंगे कि यार ये तो बेवकूफ़ी है, कि किसने पक्का गलत लिखा है, गलत क्यों लिखा है, क्योंकि प्रोटेक्शन की बात चल रही है, हम ऐसी स्पीशीज का नाम थोड़ी लिखते हैं जिसको हंट करेंगे, क्योंकि जब बात प्रोटेक्शन की चल रही है तो ऑब्वियसली बात, आप हंट नहीं कर सकते। लेकिन शेड्यूल 6 में ना आप क्या कर सकते हो, हंट कर सकते हो, लेकिन वो भी आप क्या कर सकते हो, हमेशा के लिए नहीं। और कौन सी स्पीशीज, हर स्पीशीज की वर्मन स्पीशीज, वर्मिन स्पीशीज कौन सी होगी, वर्मन स्पीशीज वो होगी जो न्यूसेंस बनी हुई है, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है बट फिर भी न्यूसेंस बनी हुई है। अगर कोई एक ऐसी स्पीशीज है जो क्या करती है, उसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, मतलब उसको एक्सटिंक्शन का कोई खतरा नहीं है, वनरेबल भी नहीं है, और एट द सेम टाइम वो लोगों को तंग कर रही है, जैसे लोगों की फसल फसल खराब कर देती है, लोगों पे अटैक कर रही है, तो तब क्या करती है, स्टेट सेंटर को लिखती है कि हमें क्या करना है, इन स्पीशीज को हंट करना है, क्योंकि अब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो गई है, तो यह हमारे सर्वाइवल में खतरा आ रहा है। तो सेंटर क्या करता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या करता है, बोलता है कि हाँ आप इसको हंट कर सकते हो, और विद इन दैट टाइम पीरियड आप कर सकते हो, उस एनिमल को मार दो कि आपके ऊपर कोई केस कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, उस स्पीशीज को हमने कहाँ पर डाला, शेड्यूल 5 में। और फिर बात आती है शेड्यूल 6 के बारे में। अब शेड्यूल 6 में ना उन एंडेमिक प्लांट्स के बारे में लिखा गया जिसके आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते। तो आप बोलो कि अब ऐसे कौन से प्लांट आ गए भाई जिसके आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, जैसे हमारी क्या होगी, भांग, मैरुआना, क्योंकि आप उसकी कल्टीवेशन थोड़ी कर सकते हो। कैनबीज हो गया, ओपीएम हो गया, ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनकी आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो। ब्लू वांडा हो गया, अगर उन्हें क्वेश्चन डाला भी तो पक्का ब्लू वांडा ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। तो शेड्यूल फर्स्ट में, शेड्यूल सेकंड में, ये सिर्फ उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कौन कौन से एनिमल शेड्यूल फर्स्ट में आ रहे हैं, शेड्यूल सेकंड में आ रहे हैं, तो आपको इतना ज़्यादा इसके बारे में। ब्लू वांडा भी एक तरीके का प्लांट है जो थोड़ा जहरीला टाइप होता है। ठीक है, देखो, रेड वांडा हो गया, ब्लू वांडा हो गया, कुथ हो गया, जैसे मैं आपको देखो, ये वाला प्लांट होता है ब्लू वांडा, इसका कुछ होगा क्या प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से केमिकली होगा जिसमें इसको कोई नशा किया जा सकता है या कुछ किया जाता है जिससे इन्वायरमेंट को खतरा हो, तब इसको क्या किया गया, इस लिस्ट में डाला हुआ।
ये हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट खत्म हुआ। सेकंड एक्ट हमारा कौन सा आता है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। अगर 1984 इंडिया में दो ट्रेजिडी हुई थी, 1984 का दंगा और दूसरी क्या हुई थी? भोपाल गैस ट्रेजिडी। भोपाल गैस ट्रेजिडी में क्या हुआ था कि एक साइनाइड इंडस्ट्री थी। साइनाइड काफी जहरीला एक क्या होता है? आइसोमेथाइल साइनाइड जिसे कहते हैं शायद। ये काफी ना जहरीला क्या होता है? एक कंपोनेंट होता है, एक पदार्थ होता है जिसको आप इनहेल कर दो तो आपके डेथ हो सकती है, आप पे आपकी बॉडी में डिफेक्ट आ सकते हैं। तो उस टाइम क्या होता था, एक अमेरिकन कंपनी होती थी जो क्या करती थी, वहाँ पे साइनाइड प्रोडक्शन करती थी, आइसोमेथाइल साइनाइड की। तो क्या हुआ कि रात को जब सोए लोग, क्योंकि जो स्लम एरिया था उसके आसपास ही फैक्ट्री थी, लोग आसपास सोए हुए थे, तो थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड पीपल सोए हुए थे। तो क्या हुआ कि वहाँ पे लीकेज होनी शुरू हो गई अचानक। जब लीकेज होगी तो थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड पीपल क्या हो गए? मर गए। आधे लोगों के अंदर ना आज तक डिफेक्ट्स देखे जाते हैं। ठीक है, किसी को लंग कैंसर हो गया, किसी को किडनी में हो गया, किसी को बुरी हालत होगी। मतलब उस टाइम ना वो कंपनी ने क्या किया, अपनी कंपनी बंद की, चुप करके अमेरिका भाग गई। और उस टाइम ऐसा कोई लॉ भी नहीं बना हुआ था जिससे हम क्या कर सकें, लोगों को कंपनसेशन दिला सके या फिर लोगों को इंसाफ दिला सके। तब उन्होंने बोला कि भाई हमें एक ना एक लेजिस्लेशन ऐसी चाहिए, हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट एक्ट जिसमें चाहिए जिसमें ना कम से कम क्या किया हो कि ऐसे कोई खतरनाक इंडस्ट्री है जिसका इन्वायरमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा खतरा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। उससे पहले इंडिया तक ना रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे उसके लिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने शुरू किए। 2 साल लग गए उनको। 1986 में आ गया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। In the wake of Bhopal tragedy, the Government of India enacted the Environment Act of 1986. The decision related to the protection and improvement of the human environment, prevention of hazard to human beings, other living creatures, plants and properties. अब इन्वायरमेंट क्या होता है इसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। जहाँ पे क्या होता है, वाटर एयर लैंड सब कुछ एग्जिस्ट करता है। ठीक है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या होता है कोई बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी पॉल्यूटेंट अगर चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस स्टेट में हो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन से क्या हो इन्वायरमेंट में, आपको आपकी हेल्थ के लिए इंजरियस हो, तभी तो उसको हम क्या कहेंगे, पोल्यूटेंट कहेंगे। ठीक है। और हजार्डस सब्सटेंस क्या होता है? हजार्डस सब्सटेंस है जो आपकी लाइफ के लिए खतरा हो। इंक्लूड्स एनी सब्सटेंस और preparation which may cause harm to the human beings and other living creatures, plants, microorganism, property and environment. ठीक है। Environment Protection Act. Center is empowered to take all such measures as it deems necessary to expedite for the purpose of protecting and improving the quality of environment and preventing, control and abating environmental pollution. ठीक है, हो गया। ठीक है। सरकार क्योंकि म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। ठीक है। जो सेंटर है, ये सेंटर के पास ना, जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट उसके पास क्या है, ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, कोई भी एक ऐसा एक्शन ले सकती है जो उनको लगता है कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए और जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है उसको क्या जैसे कम करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सेट न्यू नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट एज वेल एज स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग अब एमिशन एंड एफ्लुएंट डिस्चार्ज। वो किस किस चीज़ को रेगुलेट कर सकते हैं? इंडस्ट्रियल लोकेशंस को रेगुलेट कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं किसको, मैनेजिंग हजार्ड सब्सटेंस टू एस्टैब्लिश सेफगार्ड प्रिवेंटिव एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए, टू कलेक्ट डिसमेंटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सब कुछ वो कर सकते हैं। और इस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के फीचर्स कहते हैं। पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वो क्या कर सकती हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं एक्शन के साथ स्टेट के साथ, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ नेशनल वाइड प्रोग्राम। कोई भी अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई एक चीज़ करने से आपको इन्वायरमेंट सेफ रह रहा है, जैसे क्या हो गया कि आपको ना सपोज कि ये कोई इंडस्ट्री है, यहाँ से रिवर निकल रही है, तो वो एफलुएंट डिस्चार्ज कहाँ पे कर रहे हैं, रिवर में। अब सेंटर क्या बोल सकता है उसको कि आप ये डिस्चार्ज कर रहे हो ना, ये कम से कम ना आपको इसमें इतने ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी कि इसकी पॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है उसको आप 10% तक अगर आपको लाना पड़ेगा। एक बार आप 10% तक लेके आए कोई बात नहीं, उसको अगर कर सकते हो उसको रिवर में डिस्चार्ज कर सकते हो, लेकिन आप 10% से ज़्यादा कोई पॉल्यूशन रिवर में डिस्चार्ज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि सेंटर के पास एक पावर है, वो फैक्ट्रीज को करता गाइड कर सकता है। जैसे
दिल्ली में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो दिसंबर के महीने में, सब ठंड के महीने में बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन इसलिए वहाँ पे इसलिए हो जाता है क्योंकि उस टाइम वहाँ पे इतनी ज़्यादा एयर चल नहीं रही होती है और जितना भी पॉल्यूशन निकलता है वो सस्पेंड हो जाता है, एयर में वहीं पे रुक जाता है। जब वो वहाँ पे रुक जाता है तो वहाँ से निकल नहीं रहा है, तभी वहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इंक्रीज रहती है। तो उन केसेस में सेंटर कभी कभी क्या गाइड करता है वहाँ की इंडस्ट्रीज को, वहाँ पे उनको बोलता है कि आप क्या कर दो, कि कलिंस को क्या कर दो, आप बंद कर दो, थर्मल पावर प्लांट्स को आप क्या कर दो, बंद कर दो। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे बहुत ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर या बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन डिस्चार्ज होता है, आप क्या कर सकते हैं, उसको बंद करा सकती है। Laying down the environment quality standards, especially those governing emission and discharge of environmental pollution. Placing restrictions on the location of the industry. अगर आपको लगता है कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, तो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि इस एरिया में ऐसी इंडस्ट्री नहीं बन सकती जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन डिस्चार्ज करती है। अगर आपको रखना है इंडस्ट्री ऐसी बनानी है तो आपको ऐसी इंडस्ट्री बनाओ जिधर ज़्यादा पॉल्यूशन डिस्चार्ज ना करे। अगर आपको पॉल्यूशन डिस्चार्ज करने वाली इंडस्ट्री बनानी है तो आप थोड़ा सिटी के बाहर जाकर आपको बनानी पड़ेगी। कोई भी हजार्डस सब्सटेंस है, आपको उसको हैंडल कैसे करना है, प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंट एक्सीडेंट को कैसे प्रिवेंट किया जा सके, इंस्पेक्शन ऑफ पॉल्यूशन यूनिट्स, रिसर्च एंड एस्टेब्लिशमेंट लेबोरेटरीज, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। उसके बाद आई फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इसलिए आया क्योंकि 1980 के आसपास ना हमारा फॉरेस्ट का जो शेयर था हमारे इंडिया के एरिया में, ठीक है, 17% रखा था। अगर हमारा टोटल जियोग्राफिकल एरिया लिया जाए तो सिर्फ 17% हमारे पास के बचे थे, सिर्फ फॉरेस्ट बचे थे। तो उनको लगा था कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा फॉरेस्ट की कंजर्वेशन की। और हमारा पहला फॉरेस्ट एक्ट कब आया था? 1927 में। यहाँ पे क्या लिखा है? अलार्म डेट इंडियाज रैपिड डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुई थी, एंड रिजल्टिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ऑब्वियसली बात, अगर डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रही है तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? इनेक्ट किया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। फॉरेस्ट ऑफिसर एंड देयर स्टाफ्स एडमिनिस्टर करते थे किसके अंदर? फॉरेस्ट एक्ट के अंदर। अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट, प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू द नॉन फॉरेस्ट लैंड। अगर कोई भी फॉरेस्ट वाइड लैंड है, अगर आप उसको डाइवर्ज करते हो, सपोज अगर आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, आपको कोई मॉल खोलना है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलना है, कुछ भी खोलना है, तो अगर वो फॉरेस्ट लैंड है तो आपको करना पड़ेगा, उससे पहले सेंटर की क्या कर लेनी पड़ेगी? परमिशन चाहिए। सेंटर आपको कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो आपको करेगी, प्रोवाइड करेगी। एन एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट अंडर दिस एक्ट एडवाइजेज द सेंटर ऑन दिस अप्रोच। एक एडवाइजरी कमेटी है, वो सेंटर को बताएगी आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। द एक्ट डील विद द 4 कैटेगरीज ऑफ द फॉरेस्ट। अब 4 टाइप के फॉरेस्ट कौन कौन से? ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड प्राइवेट फॉरेस्ट। ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा होता है? अ स्टेट में डिक्लेयर फॉरेस्ट लैंड और वेस्ट लैंड एज रिजर्व फॉरेस्ट एंड में सेल द प्रोड्यूस फ्रॉम द। क्योंकि अगर सरकार की जगह है तो सरकार क्या कर सकती है? अगर उस एरिया में फॉरेस्ट है तो सरकार बोल सकती है कि आप क्या कर, आप ये रिजर्व फॉरेस्ट है और वहाँ से अगर कोई भी क्या होता है माइनर प्रोड्यूस आता है, सपोज के वहाँ पे फ्रूट्स उगते हैं, ठीक है, कोई भी हर्ब्स हो गए जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए यूज़ होते हैं, तो सरकार वहाँ से क्या कर सकती है? उसको बेच सकती है, उसका प्रॉफिट अपने पास रख सकती है। वहाँ पे अनऑथराइज फेलिंग ऑफ ट्री, क्वेरी, ग्रेजिंग, हंटिंग, रिजर्व फॉरेस्ट पनिशेबल है। आप उस फॉरेस्ट में अपनी गाय भी चरा नहीं सकते, हंटिंग नहीं कर सकते, आप वहाँ पे उसको ट्रीज को नहीं गिरा सकते, डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते। अगर आप करोगे आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, आपको या फाइन भरना पड़ सकता है। ठीक है। उससे वो कौन सा हो गया? रिजर्व फॉरेस्ट। दूसरे कौन से आ गए? विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट असाइन टू द विलेज कम्युनिटी इज कॉल्ड। अब देखो, कोई भी एक एरिया जो विलेज के आसपास है जहाँ पे फॉरेस्ट था, तो उसको हमने क्या बोलते हैं कि विलेज फॉरेस्ट। और उसको फॉरेस्ट को बचाने की किसके पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी? विलेजेस के पास है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन है जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, और ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए ना फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर वो फॉरेस्ट एरिया महत्वपूर्ण है तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा उसके लिए। कभी कभी ट्राइबल एरियाज क्या करते हैं, पीपल क्या करते हैं, किसी ट्रीज या किसी फॉरेस्ट को वो सैक्रेड मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तभी उनको असाइन किया जाता है आप क्या करें, इसको प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, द स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर टू डिजाइन प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड में प्रोहिबिट द फेलिंग ऑफ द ट्रीज। कोई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सेम हो गया, बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आया कौन सा? बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। ये बायोडाइवर्सिटी जो हमारी इतनी ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि जब मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, और ऐसे ही 17 टोटल कंट्री है जिनकी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। हम उसे क्या कहते थे?
17 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज, टोटल 17 होती थी। ठीक है, ये ज़्यादा इक्वेटर रीजन के आसपास है, ट्रॉपिकल रीजन के बीच फॉल करती होंगी। इंडियाज रिचनेस इन बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड इंडिजीनियस नॉलेज रिलेटिंग टू दैम इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड। जो क्या है, वैसी बात है, इंडिया में बायोलॉजिकल सोर्स डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसको उनको पता है, उनको क्या पता है कि कौन सा एनिमल को, हर एनिमल के बारे में जितनी नॉलेज उनको पता होगी, प्लांट्स के बारे में उनको नॉलेज होगी, उनको पता होगा मेडिसिन हर कौन सी है, कौन सा फ्रूट खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, कौन सा जहरीला है। तो हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी क्या है जितनी ज़्यादा है, उसकी नॉलेज हमें ज़्यादातर कहाँ पे मिल जाती है, ट्रेडिशनल नॉलेज हमें मिल जाती है। Sterilization aimed at regulating access to the biological source so as to ensure equitable sharing of the benefit arising out of the, जो हमने इक्विटेबल शेयरिंग पढ़ा है। ठीक है, इक्विटेबल शेयरिंग हमने कहाँ पे पढ़ा अभी, कुछ याद है? अभी हमने थोड़ी देर पहले, क्या आप क्या करोगे, बेनिफिट को शेयर करोगे। हाँ बिल्कुल, कौन सा था? जापान वाला नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल था। तो वही हम क्या करते हैं, उस नगोया प्रोटोकॉल किसके अंडर था, ये सीबीडी के अंदर, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वैसे ही हमने एक बायोडाइवर्सिटी एक्ट जब 2002 में लाया, हमने बोला कि हाँ आपको क्या करना है, आप उसको सस्टेनेबल यूज तो कर रही हो, बट एट द सेम टाइम आपको इक्विटेबल शेयरिंग करना पड़ेगा, ताकि हर किसी को क्या हो, फायदा रह जाए। ठीक है, तब इन्होंने क्या किया, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। कब इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी 2000 के आसपास। और इसको पास कब किया, 2002 में। और इसके फीचर्स क्या हैं, साइलेंट फीचर। द मेन इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेशन इज टू प्रोटेक्ट इंडियाज रिच बायोडाइवर्सिटी and associated knowledge against their use by the foreign individual and organization without sharing the benefits arising of such use and to check the biopiracy। हमने बोला कि इंडिया की जो नॉलेज है, जैसे क्या हो गया, तो कुछ देर पहले शायद इटली में या जर्मनी के लोगों ने कुछ थे, उन्होंने क्या बोला कि दूध के अंदर, मिल्क के अंदर टर्मरिक पाउडर डाल के पियो, तो वो क्या हो जाएगा, काफ़ी आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, आपके इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। तो वो उसमें पेटेंट लेना चाहते थे। पेटेंट क्या हो गया कि अगर आपने एक बार पेटेंट ले लिया तो आपके पास क्या है, उसका सोल आपके पास आ जाएगा, आप क्या कर सकते हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, आप उसको बेच सकते हो। पर इंडिया ने इसको ऑब्जेक्ट कर दिया। इंडिया ने बोला कि हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर हो गए, हम क्या करते हैं, मिल्क के बीच डाल के टर्मरिक दे रहे हैं, तो ये कहाँ से आपने इसको डिस्कवर किया है, तो आप इसका पेटेंट नहीं ले सकते। वैसे ही क्या होगा, ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, कोई भी चीज़ की ट्रेडिशनल नॉलेज है, ताकि कोई फॉरेन इंडिविजुअल क्या कर सके, हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज यूज़ करके वो खुद प्रॉफिट ना लेते रहे। अगर वो प्रॉफिट लेंगे तो उनको हम कम से कम बेनिफिट हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा। द बिल सीक्स टू चेक बायोपायरेसी एंड प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड लोकल गवर्नेंस थ्रू अ 3 tier स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड एंड लोकल कमिटीज। 3 tier स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी हो गया, स्टेट बायोडाइवर्सिटी हो गया। ठीक है, क्या आ गया, द एक्ट प्रोवाइड फॉर द सेटिंग अप ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी इन लोकल बॉडी। जब ये लोकल में आ गया, क्योंकि एक स्टेट लेवल का हो गया, एक नेशनल लेवल का हो गया, एक लोकल लेवल का हो गया, तब इसको क्या हम कह रहे हैं, 3 tier स्ट्रक्चर। ठीक है, विल ग्रांट अप्रूवल, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी विल इम्पोज टर्म्स एंड कंडीशंस। वो टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे, अगर आप यूज कर रहे हो कोई भी टेक्नोलॉजी, आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। किससे पहले, बिफोर अप्लाइंग फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अभी मैंने क्या बोला, आईपी। आप पेटेंट नहीं भर सकते, अगर आप पेटेंट भर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा, हमारे साथ बेनिफिट शेयर करना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या हो गया कि इस टाइम मान लेते हैं कि आज तक कभी बल्ब नहीं बना था, एडिसन ने पहली बार आया, तो एडिसन ने क्या किया, बल्ब को इन्वेंट किया। अब उसके पास पेटेंट है बल्ब का, अब उसने क्या किया, उसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया उसका। अगर अब कोई भी एडिसन के अलावा बल्ब को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। अगर मान लेते हैं कि कल मैं जाता हूँ और मैं बोलूँ एडिसन जी मुझे भी क्या करना है, बल्ब को मैन्युफैक्चर करना है, तो वो बोलेंगे ठीक है करो, बट रॉयल्टी देनी पड़ेगी। अगर 10 रुपए का एक बल्ब बेच रहे हो तो 2 रुपए मेरे हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, बेनिफिट शेयर करना। ठीक है, बिफोर अप्लाइंग फॉर द intellectual property right, an invention based on the research and biological resource obtained from India prior approval of national biodiversity will be required। बस सिंपल सी बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं आपको। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, देर इज अ प्रोविजन फॉर नोटिफाइंग नेशनल हेरिटेज साइज इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड फॉर एंड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स इन द कंसल्टेशन ऑफ विद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
अब आता है फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। देखो मोस्ट ऑफ द जो हमारे ट्राइबल पीपल हैं वो कहाँ पे रहते हैं, जंगल में रहते हैं। बट ट्राइबल पीपल को ना बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा उनको उनकी एक्सप्लॉइटेशन होती थी। क्यों होता था कि कब जैसे हमने देखा कि हमारे किसी भी एरिया में अगर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, सपोज किसी फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो गए, बायोडाइवर्सिटी, किसी को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, उस एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देते थे। हम क्या करते थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर देते थे। या फिर हम कभी कभी क्या कर देते थे, कुछ भी मतलब एक फॉरेस्ट में अगर कोई भी रह रहा है, कोई एरिया फॉरेस्ट का, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, अगर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लानी है तो हम क्या करते थे, जंगल काटना शुरू कर देते थे। बट जो उस एरिया में डेवलप करते हैं, जो उस एरिया में ट्राइबल लोग रहते हैं, उनका क्या, उनको तो हमने वहाँ से हटा दिया। जब हमने उनको उस एरिया से हटा दिया, वो कब से कितने सालों से फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उनको बाहर रहने की जांच ही नहीं है। क्योंकि वो डिपेंड करते हैं किस पे, फॉरेस्ट में, क्योंकि फॉरेस्ट से वो माइनर प्रोड्यूस लाते हैं, उनका खाना वहाँ से आता है, उनका रहना सहना, कल्चर से लेकर ट्रेडिशन, हर चीज़ फॉरेस्ट में होती है। और जब उनको वहाँ से बाहर निकाल देंगे, उनके पास इनकम सोर्स नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो उससे क्या होने वाला है, उससे जब वो बाहर जाएंगे वो बनेंगे क्या, लेबर। और जब वो लेबर बनेंगे तो उनकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन की जाएगी, क्योंकि हर किसी को उस एरिया में पता होगा कि ये कौन है, ये आदिवासी लोग हैं, ये ट्राइबल पीपल है, इनको इनका इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो वो हर कोई क्या करेगा, उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश किया जाएगा। तब एक फॉरेस्ट राइट एक्ट आया 2006 में, ताकि उनकी एक्सप्लॉइटेशन क्या की जाए, कम की जाए, उनको हेरिडेटरी राइट्स दी जाए। क्योंकि जो अगर इंसान इतनी देर हो गई इस एरिया में रह रहा है, तो कम से कम उसका हेरिडेटरी राइट होने चाहिए। उसको बोलना चाहिए, अगर आप इतनी देर से रह रहे हो, अगर आप प्रूव कर सकते हो हमें कि आप इतनी देर से इस एरिया में रह रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं, आपको पूरी लैंड तो दे नहीं सकते, हम एक छोटा सा चंक आपको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। लाइक 4 हेक्टर ऑफ लैंड हम क्या कर सकते हैं, हर एक इंसान को प्रोवाइड कर सकते हैं जो वहां पे रहने वाला है। तभी क्या आया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 2006, ये आया था। ये पॉलिटी का क्वेश्चन बन गया था। पॉलिटी में क्वेश्चन क्या आया था, जहां पर उन्होंने लिखा था कि कौन सा कैसा है जो एससी और एसटी के प्रोटेक्शन के लिए नहीं आया था, उसमें इसका भी जिक्र किया गया होता। अगर आपने उस टाइम ये चीज़ पढ़ी होती, तो आप कम से कम एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। जब आप एक क्वेश्चन को ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते, तब आपके 25% से चांसेस इंक्रीज होकर 33% बन चुके हैं। अब आप गैस भी करते तो आपके कम चांसेस होते गलत होने। ठीक है, अब क्या आया, फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। इसमें क्या, प्रोवाइड फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ डिप्राइव्ड फॉरेस्ट राइट्स अक्रॉस द इंडिया। द एक्ट इज प्रोवाइडेड स्कोप फॉर इंटीग्रेशन, कंजर्वेशन एंड लाइवलीहुड। क्योंकि अब जो हम वहाँ पे एरिया में जो खुद फॉरेस्ट वेंडर रहते हैं, वो ऑब्वियसली बात है, वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने फॉरेस्ट को। क्यों, क्योंकि उनका फॉरेस्ट से ही लेना देना, वो फॉरेस्ट में के लिए सैक्रेड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको कंजर्व भी करते हैं, और एट द सेम टाइम उनका लाइवलीहुड भी कहाँ से चलता है, फॉरेस्ट से चलता है। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ना, ये एक टूल है क्या, उनको एम्पावर करने का, एंड स्ट्रेंथन द लोकल सेल्फ गवर्नेंस टू एड्रेस द लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। क्यों, क्योंकि अगर उनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वहाँ से मिल रहा है, तो उनकी लाइवलीहुड सिक्योर है, उनको स्ट्रेंथ हो रहा है, उनकी एक्सप्लॉइटेशन कम हो रही है। टू एड्रेस द इशू ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड कंजर्वेशन गवर्नेंस ऑफ इंडिया। देखो अब फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हुआ था इस लेजिस्लेशन के थ्रू, फॉर द फर्स्ट टाइम फॉरेस्ट राइट एक्ट रिकॉग्नाइजेस एंड सिक्योर द कम्युनिटी राइट्स इन एडिशन टू देयर इंडिविजुअल राइट। फॉरेस्ट राइट में क्या, उनके कम्युनिटी राइट तो बताए, साथ ही साथ उनके इंडिविजुअल राइट्स को भी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने क्या बोला कि राइट टू प्रोटेक्ट, regenerate and conserve or manage the community forest resource within the community have been traditionally protecting and conserving for sustainable use। तो वहाँ पे रह रहे हैं वो इसको करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर डाइवर्सिटी। राइट्स टू डिप्लेस कम्युनिटी एंड राइट्स ओवर द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। अब देख, जब उनको डिस्प्लेस किया जाएगा, अगर बाई चांस अगर डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है, या किसी एरिया को हमने प्रोटेक्टेड एरिया कर लिया है, अब उनको वहाँ से अगर उनको हटाएंगे, तो अब हटाने से क्या हो रहा है, उनको दूसरी जगह रिहेबिलिटेट भी किया जाएगा, उनको लैंड प्रोवाइड की जाएगी, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जो पहले नहीं होता था। क्योंकि उनकी लैंड ही नहीं मानी जाती थी कि उनके पास लैंड है। जब उनके पास कोई सोर्स नहीं था बताने का कि हमारी ये लैंड है, तो उनको वो कहाँ पे एक लैंड के बदले दूसरी लैंड देते। लेकिन अब उनको अगर उसके राइट्स मिल गए हैं, उनको पास लैंड के कागजात हैं, उनके पास है कि हाँ ये लैंड मेरे से बिलोंग करती है, तो ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट अगर उनको हटा रही है, तो अब वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट को बोलेंगे हमें रिहेबिलिटेट करो, हम एक नई जगह दो जहाँ पे हम जाकर रह सकें। नोडल एजेंसी क्या जो इम्प्लीमेंट करती है।
हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कोई भी दे। अगर आपको ऑप्शन ये भी आ भी जाए कि फॉरेस्ट डेवलपर एक्ट में कौन सी मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कुछ भी, ट्राइबल की बात हो रही है, ट्राइबल अफेयर्स ही करती है। द एक्ट इज एप्लीकेबल टू ट्राइबल एंड अदर फॉरेस्ट डेवलिंग कम्युनिटीज। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द रिकॉग्नाइज एक्ट, देखो फॉरेस्ट में जो आपकी लैंड है ना, तो मैक्सिमम रिकॉग्नाइज राइट आपको क्या बोलते हैं, अप टू 4 हेक्टर। 4 हेक्टर ऑफ लैंड एक पर्सन को मिल सकती है, इससे ज़्यादा लैंड नहीं मिलती। नेशनल पार्क सेंचुरीज हैव बीन इंक्लूडेड अलॉन्ग द रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट। द एक्ट रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ ऑनरशिप। अब ये ऑनरशिप दे रहे हैं अब उनको, टू कलेक्ट यूज, क्योंकि जब ऑनरशिप है वो कलेक्ट कर सकता है, यूज कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है, किसको, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का हो गया कोई भी किसी टाइप की टिम्बर हो गया, टिम्बर को छोड़ के, टिम्बर क्या होता है, लकड़ी होती है, आप टिम्बर काट नहीं सकते हो, आप वहां से हनी कलेक्ट कर सकते हो, वाइल्ड हनी, आप वहां से हर्ब्स कर सकते हो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए यूज होती है, आप वहां से फ्रूट्स कर सकते हो, कोई भी ऐसी चीज कर सकते हो जिसको आप बेच सको, उसे हम क्या कहते हैं, माइनर प्रोड्यूस। और नॉन टिम्बर होना चाहिए, नॉन टिम्बर को क्या, लकड़ी, आप काट नहीं सकते पेड़ को वहां पे, आपको ये ध्यान पे रखना पड़ेगा। एज पर द एक्ट, द ग्राम सभा हैज बीन designated as the competent authority for initiating the process of determining the nature and the extent of individual community of the forest range। ये रोल किसको दिया, ग्राम सभा को। जब मैं आपको पढ़ा रहा था क्या, पीसा, जो 1996 में आया था, याद है कुछ पीसा के बारे में, पंचायती एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया, मतलब पंचायती राज को कहाँ पे लेके जाओ, शेड्यूल एरिया में। ग्राम सभा को क्या किया गया था, बेसिकली पावर दी गई थी, क्या कर सकते हो आप, वहाँ के मैनेज कर सकते हो। फिर जैसे हमारे पंचायती राज में क्या करते हैं, जो पंच होते हैं, सरपंच चुने जाते हैं, पंच चुने जाते हैं, सरपंच चुने जाते हैं, उनके पास पावर होती है डेवलपमेंट प्रोसेस करने की, बट उनसे ज़्यादा अटोनमी, उनसे ज़्यादा पावर किनको दी जाती है, इन एरिया के ग्राम सभा वालों को। ग्राम सभा क्या होगी, ग्राम सभा होगी कोई भी एक एरिया जहाँ पे 18+ से ऊपर जो मेंबर है, जो वोट कर सकता है उस एरिया में, उसे वो किसका हिस्सा हो गया, ग्राम सभा का नंबर हो गया। तो ग्राम सभा के पास पूरी पावर होती है क्या करने की, ये चेक करने की हम इंडिविजुअल के फॉरेस्ट राइट कहाँ किस लेवल तक उसको मिलेंगे। फिर बात आती है हमारी किसकी, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974, ठीक है, एंड अमेंडमेंट 1988। देखो, तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन की बात चल रही है, तो वाटर को, इसके अंदर अगर आप कुछ याद रखना चाहते हो ना, ये सबसे पहले लॉ आया था जिसके लिए, जिसने किया था, देखो हम पढ़ते हैं उसके बाद करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल आर गिवन बिलो, ठीक है। द एक्ट वेस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी इन द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू एस्टेब्लिश एंड एनफोर्स एफ्लुएंट स्टैंडर्ड फॉर द फैक्ट्रीज। अब उन्होंने क्या बोला कि वाटर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट में क्या आएगा, उन्होंने बोला कि आप जो फैक्ट्रीज हैं, अगर उनको एफ्लुएंट क्या करना है, डिस्चार्ज करना है, तो आपको उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, और उसको कितना ज़्यादा फिल्टर करके आप क्या कर सकते हो, रिवर में उसको वापस भेज सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो इस, अगर किसी आपको याद रखने वाली बात है, तो वो क्या रखने वाली है, ये चीज़, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब बनाया गया था, किसके अंडर बनाया गया था, किस एक्ट के अंदर बनाया गया था, द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974 के अंदर। बाकी आपको इतना कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये सिंपल सी बात है, उसको पावर देते हैं, पावर क्या दे रहे हैं, क्या आप क्या कर सकते हो, सैंपल कलेक्ट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, बस आपको पॉल्यूशन नहीं करना है, बस ये सिंपल सी बात की गई है। अब इनके पास ना इतनी पावर नहीं है, किसके पास, जब ये बनाया गया ना वाटर एक्ट ऑफ 1974 में, इसके पास सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल के पास इतनी पावर नहीं थी। उसको पावर आई कहाँ से, इसको पावर कहाँ से मिली, उसको इस एक्ट से पावर मिली, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1980। अगर यहाँ पे वाटर लगा दो, यहाँ पे सिर्फ क्या लगा दो, 1976 था, 4 था, सॉरी 4, 1974 में क्या किया गया था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए थे, पर उनको पावर कब दी गई थी, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 में, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर एंड टू प्रिवेंट कंट्रोल एंड अबेट एयर पॉल्यूशन इन द कंट्री।
एयर के रिलेटेड है, बस वहाँ पर आपको क्या करना है, परमिट मिलता है, कंसेंट मिलता है, कुछ भी मिलता है, आपको जो पावर्स मिलती हैं आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो किसी जगह में अगर ज़्यादा चिमनी होगी या किसी एरिया में ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है तो वहाँ पे उनको क्या कर सकते हैं, गाइडलाइंस दे सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप इन 1 महीने तक आप क्या कर सकते हो, आपको थर्मल पावर प्लांट बंद करना पड़ेगा, या ऐसी एक इंडस्ट्री बंद करनी पड़ेगी जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री होगी, या फिर अगर अब दिवाली हो रही है तो दिवाली में आप क्या बोल सकते हो कि आप बम पटाखे नहीं फटा सकते, आपको बचाना पड़ेगा इन्वायरमेंट को, इस सिंपल टर्म में आपको वो बात कर। अब बात आती है किसकी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कब आया था, 1960 में। वो रिसर्च करता है किसमें, फ्लोरा और सॉरी फौना में, क्योंकि जूलॉजिकल है बाकी बोटेनिकल है, तो फौना की बात हो रही है, वैसे बात है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोलकाता में है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या, सिंपल सी बात है, एक्सप्लोरेशन, सर्वे, इन्वेंटरी एंड मॉनिटरिंग ऑफ फाउंडर डाइवर्सिटी इन वेरियस स्टेट इकोसिस्टम। ज़्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। और ये क्या करता है, जैसे हमारा साइट्स क्या करता है, एक रेड डाटा बुक, सॉरी साइट्स नहीं, कौन, देखो ये कब आया था, 1960 में, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो पहली बार आया था वो कब आया था, 1927 में, ठीक है। जो जूलॉजिकल सर्विस का काम है एक्सप्लोर करना, सर्वे करना, बस कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और पीरियडिक रिव्यू करना कि जो हमारी स्पीशीज हैं वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, क्या, क्यों, क्योंकि उनको ये भी क्या करते हैं, ये अपने कंट्री के लिए क्या करते हैं, रेड डाटा बुक बनाते हैं, जैसे IUCN रेड डाटा बुक बनाती है ना पूरा ग्लोबल के लिए, तो इंडिया अपने जो बनाती है वो कौन बनाता है, इंडिया का। अगर प्लांट का है तो बोटानिकल सर्वे बनाएगा, अगर एनिमल का है तो कौन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाएगा। और ऑब्वियसली बात है, रेड डाटा बुक का तो उसमें बताएगा कि फौना की स्पीशीज एक्सटेंशन होने वाली, जो नहीं होने वाली, वनरेबल है जब क्या है, वो आपको सिंपल सी बात ये बताएगा। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1890 में, ठीक है। इज अ प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन एक्टिवली इन्वॉल्व, जैसे वो एनिमल के रिलेटेड है, ये किसके रिलेटेड होगा, प्लांट के। इसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है, उसका भी कोलकाता में है, देखो कहाँ पे गया, कोलकाता। अब ये कोलकाता में क्यों है, अब ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि देखो 1916 देश आज़ाद होने की पहले बात हो रही है, 1890 देश आज़ाद होने की पहली बात हो रही है, तो कोलकाता बंगाल वाला रीजन जो होता था वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता था, वो उसी एरिया में ज़्यादातर चीज़ें की जाती थी, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। सेम चीज़ है, मेरा डाटा बुक क्रिएट करेगा इंडियन प्लांट्स के लिए, सिंपल सा करेगा, एक्सप्लोर करेगा, इन्वेंट्री करेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा, देखेगा कि कौन सी जगह में फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, कौन कौन सी प्रोटेक्टेड एरिया होने चाहिए, कौन कौन सा हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट हो गया जहाँ पे स्पीशीज़ को खतरा हो, पब्लिकेशन ऑफ नेशनल स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ 13 स्पीशीज को आइडेंटिफाई करेगा, स्पीशीज रिच एरिया, लीडिंग कंजर्वेशन, जिस एरिया को कंजर्वेशन है उसमें कंजर्वेशन की बात करेंगे, एक्स टू कंजर्वेशन की बात करेंगे, मतलब उनको बाहर लाके कंजर्व किया जा सके, उनकी नेशनल हैबिटेट में कंजर्व करने की बात नहीं चल रही है, एंड कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकली थ्रेटेंड स्पीशीज इन बोटानिकल गार्डन्स, जो बहुत ज़्यादा ही जिनको कंजर्वेशन की जरूरत है उनको बोटानिकल गार्डन्स में लाके वहाँ पर उनको कंजर्व किया जाए। सर्वे एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एसोसिएटेड विद प्लांट्स, सेम इसमें होती है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, क्या, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देहरादून में, दूसरी आपको याद रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर है, और तीसरी चीज़ क्या कि ये हर 2 साल में क्या करता है, एक रिपोर्ट बनाता है, असेसमेंट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो बताता है कि कंट्री में हमारे कितने ट्री हैं या नहीं है। इस टाइम हमारे कंट्रीज में जो फॉरेस्ट का कवर है वो कितना है, 24% के आसपास है, 24 पॉइंट समथिंग है, बट 24 के आसपास आप रख सकते हो। 1980s में कितना था, 17%, हमने इंक्रीज किया फॉरेस्ट को। और ये हर 2 साल में एक बार होती है, ये बात का याद रखना। बाई एनुअल, बाई एनुअल नहीं है, बाई एनुअल हो गया कि एक साल में 2 बार, बाई एनुअल क्या हो गया कि 2 साल में एक बार। वर्ड से खेल जाएंगे कभी कभी और आपको पता भी नहीं चलेगा, इसमें ध्यान रखना आप। और यार ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ये आप सिंपल पढ़ भी लेना, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। बायोडाइवर्सिटी, बात ही बायोडाइवर्सिटी की चल रही थी, आज हमने शुरुआत ही बायोडाइवर्सिटी से की थी, CBD से की थी, तो हम क्या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी।
स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। कोई भी अगर ज़्यादातर क्या है इन्वायरमेंट के रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर ही आएगी। द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हैज़ इट्स हेडक्वार्टर, बायोडाइवर्सिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? चेन्नई में है, तमिलनाडु में है। एस्टैब्लिश कब की गई थी? 2003 में, ठीक है। और किस एक्ट के अंदर की गई थी? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। अभी जो हमने ऊपर पढ़ के आए, पढ़ लिया हमने ये सेम अभी के नहीं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जिसमें कंट्री को सेव, स्पीशीज को सेव किया जाता है। सेम नहीं है, कुछ नया नहीं है। अब इसके अंडर ना नेशनल एक बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई है। इट परफॉर्म फैसिलिटेटिव रेगुलेटरी एंड एडवाइजरी फंक्शन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन इश्यू ऑफ कंजर्वेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताती है कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल सोर्स, और तीसरा कौन सा हो गया? फेयर एंड इक्विटेबल शेयर। सेम है, CBD कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ने क्या बोला कि पहले आप कंजर्व करो, फिर उसका सस्टेनेबल यूज करो, और फिर आप क्या करो? फेयर एंड इक्विटेबल शेयर लो उसका। ठीक है, बस ये सेम है और कुछ भी नहीं है इसमें। अब बात है ये क्या? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये थोड़ा सा इसमें एक चीज़ याद रखना क्या, कि नेशनल बोर्ड ऑफ जो वाइल्ड लाइफ है ना, ठीक है, ये सेटअप किया गया था 1952 में, और फिर अंडर किसके किया गया था? 1972 में इसको रिप्लेस कर दिया गया था, और इसको क्या बना दिया गया था? देख, पहले इसका ये नाम होता था, और फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अंडर एक्ट के अंडर जब उसको लाया गया तो उसका नाम क्या चेंज कर दिया गया? ये कर दिया गया। पहले वो था इंडियन बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात होती थी, पर यहाँ पे क्या गया? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। और इसको चेयर कौन करता है इसका? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अभी तक आपने कभी नहीं सुना होगा। सिर्फ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ में क्या कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है? उसको चेयर कर रहा है। 47 मेंबर है, जिनमें से 19 एक्स ऑफिशियल मेंबर है। एक्स ऑफिशियल मेंबर क्या हो गया? कि कोई एक ऐसी उनके पास पोस्ट है जो ऑटोमेटिकली उनको क्या कर देती है? इसका मेंबर बना देती है। इट एडवाइजेस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग द पॉलिसीज एंड मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री। यही एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड जो हमारी है, बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, वही क्या करता है कि पॉलिसी फ्रेमिंग करनी है। अगर हमारे देश में अगर कोई भी चीज़ हमने बायोडाइवर्सिटी को बचाना, तो ये क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। ये अपेक्स बॉडी है एंड रिव्यू ऑल द वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स, अप्रूव एंड प्रोटेक्ट इन दी अराउंड द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास जितने भी ना कोई भी प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कुछ भी हो गए, वो सबसे पहले उसको रिव्यू कौन करता है? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ताकि उनके आसपास का एरिया जो उससे इफेक्ट ना पड़े, किसको? हमारे नेशनल पार्क को, हमारी बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट ना पड़े। अब क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। अगर इसको किसी चीज़ के लिए पढ़ा जाए ना, तो पहला पढ़ा जाए कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को चेयर करता है। और सेकंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट याद रखी जाए वो क्या? नो अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन बी डन विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। अगर आप चेंज करना चाहते हो किसी नेशनल, आपका नेशनल पार्क है, अगर आप उसकी एरिया बढ़ाना भी चाहते हो या कम भी करना चाहते हो ना, तो आपको नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब तक आपके पास वो अप्रूवल नहीं आएगा, आप क्या नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इन 1986, मिस्टर इन्होंने छोड़ा। एनिमल वेलफेयर बोर्ड इन इंडिया, ये भी आपको देखो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो क्या है? ऑब्वियसली बात है, ये क्या करेगी? अगर कोई भी अगर इलीगल किलिंग हो रही है एनिमल्स की, तो उनसे उनको बचाने की कोशिश करेगी। टू कलेक्ट इंटेलिजेंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम, ठीक है। टू डिसेमिनेट द सेम टू द स्टेट एंड अदर एनफोर्समेंट एजेंसीज फॉर इमीडिएट एक्शन। अगर उनको पता चलेगा कि कोई इलीगल क्रिमिनल हो रहा है, उसको अप्रीहेंड करने के लिए क्या करेंगे? जल्दी जल्दी वो अथॉरिटीज़ को बताएंगे। टू एस्टेब्लिश अ सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डाटा बैंक, जो भी क्राइम होते हैं उस एरिया में बता के रखेंगे, इस एरिया में अगर सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ क्राइम होते हैं तो पूरा डाटा उनके पास होगा, उस जगह में ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, जिस जगह में कम वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रहे हैं उस जगह प्रोटेक्शन को नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेट एक्शन बाय वेरियस एजेंसीज इन कनेक्शन विद द इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोविजंस, असिस्ट फॉरेन अथॉरिटीज एंड, बस सिंपल सी बात है, कुछ खास नहीं, बस रिलेटेड है क्या, क्या आप क्या कर रहे हो? प्रोटेक्ट कर रहे हो वाइल्ड लाइफ को। इसमें कुछ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हाँ, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है कौन सा?
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 2005 में, फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। टाइगर को कंजर्व करने की बात आ रही है। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मतलब क्या किया, इसको लॉ बना दिया गया। इसको कब दिया गया? 2006 में, ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसको चेयर कौन करता है? यूनियन मिनिस्टर करता है इन्वायरमेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर किसको करता है? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को। लेकिन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को कौन करता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। द मेन फंक्शन इज टू अप्रूव। ये अप्रूव क्या करता है? टाइगर कंजर्वेशन प्लान को प्रिपेयर बाय स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी स्टेट अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, इस एरिया को और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये टाइगर की कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करता है? टाइगर कंजर्वेशन, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या करती है? उसको अप्रूव करती है, या उसको डिसअप्रूव भी कर सकती है, उनकी मर्जी है। इट ऑल्सो रेगुलेट एनी इकोलॉजिकल अनसस्टेनेबल यूज सच एज माइनिंग इंडस्ट्री एंड अदर प्रोजेक्ट विद इन द टाइगर रिजर्व। और ये क्या कर सकती है कि अगर एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है, हमारे पास एक टाइगर रिजर्व है, सपोज सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। सुंदरबन जो हमारा टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे क्या हो गया जब वहाँ पे हमें मिल गई कोई एक कोयले की खदान, और वहाँ पे इलीगल माइनिंग चल रही है, जब माइनिंग सिंपल भी चल रही है, लीगल माइनिंग भी चल रही है। अगर इस अथॉरिटी को लग रहा है कि इस माइनिंग की वजह से वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को खतरा आ रहा है, टाइगर की पॉपुलेशन को खतरा आ रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं? उस माइनिंग को बंद करा सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट को बंद करा सकते हैं। ठीक है। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। एनजीटी स्पेशली, इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज, मतलब टोटल 3 कंट्री है हमारे पास, एक शायद न्यूजीलैंड है और दूसरी ऑस्ट्रेलिया है। यस, ये 2 कंट्री हैं शायद, जिनके पास ना एक अलग से क्या है, इन्वायरमेंट के लिए एक सेटअप बना हुआ है जो उसके प्रोटेक्शन के लिए। जैसे हमारा कौन सा बना, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, ये 2000 एक्ट में इसको कर दिया गया था, उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। तो स्टैट्यूटरी स्टेटस क्या हो गया कि पार्लियामेंट में लॉ पास करो तब एक एक्ट बनता है, ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं बन रहा है। मतलब लोकसभा से भी पास हुआ है, राज्यसभा से भी पास हुआ है, प्रेसिडेंट का असेंट मिला, तब जाके क्या हुआ है, वो स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला हुआ है। इसकी 5 ब्रांचेस हैं, भोपाल, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, और जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो कहाँ पर है? दिल्ली में। इसके मेंबर कौन कौन से हैं? याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही है। और सिंपल सी बात है, ये किस लिए होता है? इफेक्टिव एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ केस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात चल रही है यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कॉम्पनसेशन अगर देना है, और किसी को प्रॉपर्टी को डैमेज आ जाता है, सपोज कि किसी एरिया में जाके बायोडाइवर्सिटी को लॉस आ रहा है, तो एनजीटी के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा? उस डैमेज को भरना पड़ेगा। लीगल जुरिस्डिक्शन ऑफ द एनजीटी, किन किन केसेस के अंडर एनजीटी क्या कर सकती है? इन केसेस के अंदर ना एनजीटी सुन सकती है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक तरीके का कोर्ट भी समझ सकते हो, जहाँ पर आगे जज बैठा हुआ है, इधर दलीलें चल रही हैं और देख रहे हैं कि आपने गलती की है या नहीं की। अगर आपने गलती की, आपको सजा भी मिल सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है, इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, एट द सेम टाइम आपको फाइन भी करना पड़ सकता है। और ये सब जो लाए, वाटर एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, एयर एक्ट, इन्वायरमेंट एक्ट, पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट, बायोलॉजिकल एक्ट, इन सब एक्ट के अंदर क्या है, एनजीटी आपका केस सुन सकता है। पर अब इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप केस वाला की प्रिपरेशन कर रहे होते तो आपको 2 एक्सेप्शन याद रखनी पड़ती। एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, एक फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। इन दोनों के एक्ट के अंदर ना आप अगर कोई प्रोविजन इसके अंदर आती है, तो इस केस में आप नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के पास नहीं जा सकते, आप केस नहीं ले सकते। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेशनल गंगा काउंसिल। नेशनल गंगा काउंसिल की बात चल रही है। नेशनल गंगा NGRBA सेटअप कब हुआ था? ये 2009 में, एज फाइनेंसिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी। अब ये गंगा को क्या कर रही है? पॉल्यूशन वहाँ से कम करने की कोशिश की जा रही है, उसको वापस हेल्थी बनाने की बात की जा रही है। तो उसके लिए एक नेशनल गंगा काउंसिल बना है, ठीक है, जो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर। अब इसको क्या कहते हैं? जल शक्ति मिनिस्ट्री, इसका नाम अब चेंज हो चुका है। ठीक है। अब ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर जो पहले था, अब इसको एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। अब ये मिनिस्ट्री नहीं रहे, अब ये क्या बन चुका है? DEPT, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर एंड डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। और सिंपल सा इसका मिशन क्या है? टू सेफ गार्ड ड्रेनेज बेसिन विच फीड्स वाटर इनटू गंगा बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम ओवर
पॉल्यूशन वगैरह, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2014 से ज़्यादातर काम शुरू हो गया था, क्यों? क्योंकि जैसे ही सरकार आई थी मोदी गवर्नमेंट 16th लोकसभा इलेक्शन में, तो उन्होंने ज़्यादा गंगा का थोड़ा क्या किया था, ज़्यादा प्रोटेक्शन की बात की थी। उन्होंने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के जो 2014, ठीक है, हाँ 2014 में आया था ना, 2014 में इसको किया गया था। पहले एन क्या होता था, NGBRA, ठीक है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, पर इसको चेंज कर दिया, नेशनल गंगा काउंसिल बना दिया कब, 2014 में, ठीक है। द क्या लिखा हुआ है, द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इज द फाइनेंसिंग, प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑफ गंगा रिवर, फंक्शनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स के लिए उसको बोल रहे हो जल शक्ति मिनिस्ट्री बोल सकते हो, सिंपल सी बात है आपको। द मिनिस्ट्री of the organization of the safeguard the drainage basin which feeds the water into the Ganges by protecting it from pollution and overuse. 2014 में क्या किया, NGBRA has been transferred to the Ministry of Environment, Forest and to the Ministry of Water Resources। अब उसको क्या किया, उस टाइम 2014 तक किसके पास थी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के पास थी। लेकिन 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर उसको हटा के, कहाँ से, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से हटा के मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन के अंडर गए। पर फिर उन्होंने क्या किया, उस मिनिस्ट्री का नाम रख दिया जल शक्ति मिनिस्ट्री, और ये जो मिनिस्ट्री थी इसको क्या बना दिया, डिपार्टमेंट बना दिया इसी के अंडर। इट वॉज एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया इन 2009 under Section 3 of the Environment Protection Act of 1986, which also declares Ganga as a national river of India। उसकी कंपोजिशन क्या है, ये मिनिस्टर बैठते हैं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, चेयर करता है, हेड है। पहले नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, और दूसरा क्या है, नेशनल गंगा काउंसिल, जो किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है, ये इन दोनों को चेयर करता है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये सब क्या करती हैं, उसी के अंडर आते हैं। तो ये हमारे एक्ट्स थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी, इसके बारे में अगर आप थोड़ा पढ़ लोगे तो अच्छा है। और मोस्ट ऑफ द कोशिश की है कि ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर कंप्लीट हो जाए, तो मुझे लगता नहीं इसके बाहर आपको और ऑर्गेनाइजेशन खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हो सके आपसे ना, तो आप J&K कॉम्पिटिटिव चैनल में यहीं पे हम मैंने क्या किया हुआ है, जो इन्वायरमेंट के पोर्शन के क्वेश्चन निकाल के उनको बताया हुआ उसके बारे में, एक बार जाके वो चेक करना कि वो क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। जो 8 से 9 क्वेश्चन आए हुए, जितना आपने पिछले दिनों में पढ़ा है, जो नॉलेज यूज़ करके अगर वो 8 से 9 क्वेश्चन आपके निकले तो वेल एंड गुड। अगर कुछ कमी आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो, तो मैं आपको आगे एक्स्ट्रा वापस और पढ़ा दूंगा। तो आई होप कि ये सेशन आपके लिए बेनिफिट रहा होगा। अगर बेनिफिशियल रहा, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।